हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 11 है और आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक हम लोग कवर करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और दूसरा टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होगा। तो कल मैंने आपको ट्रांसलेशन समझाया था, वहां पर एक दो डाउट जो बच्चों की मुझे समझ में आए वो ये भी लिख रहे थे कि सर क्या ट्रांस डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 3 से 5 भी होता है? नहीं बेटा, एक ही डायरेक्शन है 5 से 3। वो टेम्पलेट की डायरेक्शन है, जो आपके भी किसी क्वेश्चन में देखते हो वो टेम्पलेट की हो सकती है। दूसरी बात, एक दो बच्चे का ये भी था कि यार एक तो बड़ा स्ट्रेंज डाउट था कि सर लाइगेज लाकर ओकोवा एंजाइम की क्या जरूरत है, उसको जोड़ देते हैं। यार ऐसा मत करो, ओकोवा एंजाइम का अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो चीज ध्यान से देखो। अच्छा हाँ, जेनेटिक कोड के क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, मैं इसको बिल्कुल याद है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसका एक लाइव सेशन रखूंगा क्वेश्चंस का, इस चैप्टर का, है ना। हो सकता है कल या परसों में रख सकते हैं या संडे को रख सकते हैं लाइव सेशन, जिसमें हम लोग पहले मॉलिक्यूलर के ही करा देंगे और एक लाइव सेशन और रखना है मुझे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, तो वो भी आपको मतलब मुझे देना है। तो वो लाइव सेशन क्वेश्चंस को लेके रहेगा सिर्फ, है ना, ठीक है। अभी जरा एक बार ट्रांसलेशन को जरा सोचो आप, मैं क्या पढ़ा रहा था एग्जैक्टली, सुनना ध्यान से। ये इनिशिएशन का स्टेप है, आप ध्यान से सुनना। ये जो राइबोसोम बना हुआ है ना बेटा, ये इनिशिएशन वाला है, जहां पर मेरे पास ये वाली जो साइट है, ठीक है, एक बार मैं चाह रहा हूं हल्का सा रिवाइज कर दे। ये वाली जो साइट है मेरे पास, ये वाली बेटा पी साइट है और ये वाली ए साइट है। पहला राइबोसोम मेरे पास पी साइट पर आया हुआ है, पहले वाला। उसके बाद इलोंगेशन से जो राइबोसोम होगा बेटा वो ए साइट पर आएगा, ऐसे, ये समझ रहा है, ये ए साइट पर ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, इसका अमीनो एसिड उठा के इधर डाल देंगे। ये जो अमीनो एसिड है ना यहां पर, ये इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे रख दिया मान लो, और फिर ये खाली हो गया। ये टीआरएनए मेरे पास क्या हो गया, ये खाली हो गया, ये बाहर चला गया। तो उससे जाने से पहले यहां ई साइट आती है, एग्जिट। उसके बाद ये अपना मस्त बाहर चला जाता है। अब क्या करते हैं, राइबोसोम को आगे कर देते हैं। राइबोसोम को आगे करने का मतलब है ऐसे, ध्यान से देखो, हमने राइबोसोम को ऐसे आगे कर दिया बेटा, देखो ऐसे आगे कर दिया। तो जब राइबोसोम ऐसे आगे हो जाता है तो आप खुद बताओ जरा, ये वाला अब पी पर पहुंच गया, ये वाली ए साइट खाली हो गई। अब नया जो मेरे पास है, नया जो है टीआरएनए, वो यहां आ जाता है, ऐसे इधर आ गया। अब क्या हुआ था, ध्यान सुना बेटा, अब क्या हुआ था मैं आपको क्लियर करता हूं। हमारे पास ये जो था, ध्यान देंगे, ये जो था, ये एक अमीनो एसिड के ऊपर मैंने दूसरा रखा था। अब ये दोनों अमीनो एसिड की चेन हम ऐसी की ऐसी उठा के, देखो हमने इसके ऊपर रखी थी ना, हमने क्या किया था, ध्यान देंगे बेटा, हमने ये चेन इसके ऊपर रखी थी उठा के। तो ऐसी की ऐसी ये चेन उठकर इस अमीनो एसिड के ऊपर आ जाएगी, पूरी की पूरी चेन। और ये व्हाइट वाला मिथ्योनिन है। अब ये भी खाली हो गया, तो ये खाली हो गया तो ये चला गया ना। आप खुद देखो, अगर ये वाला खाली हो गया हमारे पास, ध्यान देंगे, ये वाला खाली हो गया हमारे पास, तो अब ये वाला टीआरएनए अपना बाहर चला जाएगा। तो पी साइट फिर खाली हो गई, तो राइबोसोम फिर आगे जाएगा। तो जब राइबोसोम आगे जाएगा बेटा, राइबोसोम ये वाला आगे जाएगा ऐसे, तो ये जहां ए थी वहां पी बन जाएगी। ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से हो गया। आई समझ नहीं आई, बताओ, यही तो पढ़ा रहा हूं बेटा। तो हर बार ये अब क्या होगा, अब ये मान लो यहां एमआरएनए है, दिस इज हेयर एमआरएनए, तो यहां अब नया राइबोसोम आ जाए, नया टीआरएनए आ जाएगा। भाई मेरे पास अब यहां पर ये जो जगह है, यहां पर नया टीआरएनए आ जाएगा अमीनो एसिड लेके इस वाली साइट पर। तो ये वाली साइट अब क्या बन गई, जैसे ये आगे गया तो ये बन गई पी, ठीक है। और ये वाला उठाकर इसको उठाकर मैं यहां रख दूंगा, यहां ले आया मैं, तो ये पूरी चेन उठाकर इसके ऊपर रख देंगे, ये खाली हो जाएगा। और ये चेन कौन बनवा रहा है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, यही तो पढ़ रहे हैं। तो खुद बताओ मुझे जरा, खुद बताओ, वापसी जाते हैं। देखो वापसी आते हैं, देखो आपके पास पी साइट पर टीआरएनए है जिस पर अमीनो एसिड है, ये मिथ्योनिन होगा। अब मैंने क्या किया, ये साइट कौन सी है, देखो दिस इज ए, तो मैंने इस ए साइट पर टीआरएनए ला दिया, सही है, चार्ज टीआरएनए लाया। फिर मैंने क्या किया, इसका अमीनो एसिड उठा के इस पे रख दिया।
फिर मैंने क्या किया, वो बाहर चला गया, आप देख पा रहे हो वो बाहर चला गया, सही है। अब देखो अब क्या होगा, जब वो बाहर चला गया, वो पूरा बाहर चला गया। अब राइबोसोम आगे मूव करें, अब ये दोनों साथ मूव करते हैं यूनिट, ऐसा नहीं है। तो जो ए साइड थी अब वो पी बन गई मेरे पास, अब ये वाली ए बन गई। अब यहां पर एक नया, मतलब ये पी हो गई, अब ये ए हो गई। अब यहां पर मेरे पास देख रहे हो ये ए बन गई, है ना। अब यहां पर मेरे पास नया टीआरएनए आ गया। अब वो पूरी चेन उठाकर मैं ऐसी की ऐसी यहां रख दूंगा, देखो ये चेन पूरी यहां आ गई। तो लास्ट में ये मिथ्योनिन है ना। अब ये क्या होगा, वो टीआरएनए भी बाहर चला जाएगा, देखो ध्यान दो, ये टीआरएनए भी बाहर चला गया। अब ये पी साइड खाली हुई तो राइबोसोम फिर आगे आ जाएंगे ना, ये राइबोसोम फिर आगे आ गए। तो यही तो पढ़ाया था, और क्या इसमें मैंने कोई रॉकेट चलाए थे। बस ये विजुलाइज करने वाली बात होती है, आप देख पा रहे हो। तो हर बार टीआरएनए तो ए पर ही आ रहा है, पहले वाला आया था पी पर, जो पहले वाला था। अब देखो ये वाली पी हो गई, अब वो वाली ए है, तो अब नया टीआरएनए फिर वापसी की, देखो पी हो गई है। अब ये वाला नया देखो फिर ए पर आ गया, फिर ये पूरी की पूरी चेन उठा के रख देंगे, बस हो गया खत्म। अब जब ए साइड पर स्टॉप कोडोन जाएगा, रुक जाएगा, है ना, यही पढ़ा था हमने। चलो आगे चलते हैं और जीन एक्सप्रेशन को समझते हैं। ये था बेटा, एक बच्चा था बेचारा, उसने कहा कि सर मैंने 3 बार देखा, और उसने बड़ा मेहनत करी, कहा कि सर एक बार और बता देना, तो मैंने बता दिया, ठीक है। प्लीज विजुलाइज कर और एनसीईआरटी रीड कर, ये पॉइंट्स याद रखने तुझे। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज किसे कहते हैं, कौन सा आरआरएनए होता है, दूसरा कितने टाइप की प्रोटीन होती है, उनके पास रखने को, क्लोज प्रॉक्सिमिटी से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा इसका एनसीईआरटी लेक्चर भी है मेरे पास, जिसमें एनसीईआरटी रीड करी हुई है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले तक की, तो आपको वो मैं दे दूंगा आज, ठीक है। आज ले लो, कल ले लो, कभी भी ले लो। उसे एनसीईआरटी देखना सिर्फ उसको है जिसको डाउट रहे। अगर आप एनसीईआरटी पूरी समझ पा रहे हैं, जहां जिन पॉइंट्स पे डाउट होगा उन्हें देख लेना, ठीक है। क्लियर है बेटा, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, आप 100% इस बात को श्योर रहो कि मैं एनसीईआरटी की सारी लाइनें कवर कर रहा हूं, तो आपको पेपर में आता होगा, ये मैं श्योर हूं। देखो मैं इसलिए श्योर नहीं हूं कि मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत स्पेशल पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए श्योर हूं क्योंकि मैं कवरेज कर रहा हूं। कवरेज का मतलब होता है आपको सारी चीज कवर कर रहा हूं, कुछ छोड़ नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद भी हम सिलेबस ठीक पेज से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्लो है हमारा, ठीक है। आज जो रहेगा मैं आपको ये रेगुलेशन पढ़ा रहा हूं, इसके साथ आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कराऊंगा, ठीक है। ये दोनों आपको पढ़ा के कल जो रहेगा फिर आपका सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बचेगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक गैप लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपका बायोटेक और आगे हो जाए, फिर उसके बाद उसको हम ले लेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम एक सेपरेट लेक्चर दे सकते हैं, वो संडे को भी दे सकता हूं मैं। तो इसका मतलब ये रहेगा कि कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूं। नया चैप्टर का मतलब अगर मैंने माइक्रोब्स कराया तो माइक्रोब्स में 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट के 2 लेक्चर में कराता हूं, तो उसको मैं सिंगल में भी करा सकता हूं। माइक्रोब छोटा चैप्टर है, और मैं जो आपको बोल दूंगा एक शीट दे दूंगा, उसके बाहर से आपको याद ही नहीं करना। समझ आ रहा है बेटा, तो पूरा फोकस रखो अपना, है ना, ठीक है। चलिए आ जाइए फटाफट से मेरे साथ, आ जाइए एक नई जर्नी पर, जिस टॉपिक का नाम है, हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। हम इसकी बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आज का गोल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये हमारा आज का गोल रहेगा, ठीक है। चलो सर स्टार्ट करो, अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको जीन एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब पता है। सोचो, पहले अपने अंदर सवाल पूछो, सर जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे। अगर मैं आपसे कहूं कि यार जीन कैसे बात करती है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं आप कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हो बोल के, जो आपके वर्ड्स आते हैं साउंड की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हो। मैं आपसे पूछूं जीन कैसे एक्सप्रेस करेगी, तो आप कहोगे प्रोटीन बना के। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो आप कहोगे प्रोटीन बनना। जीन से प्रोटीन बनना, उसका मतलब है जीन एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट समझ में आया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन से प्रोटीन बनना, उसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। हां सर ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की। व्हाट इज रेगुलेशन, रेगुलेशन होता है कंट्रोल, कि भाई क्या हमें प्रोटीन बनना कंट्रोल करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं क्या आप बोल रहे हो, आपको कंट्रोल होना चाहिए अपनी जुबान पर, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना बेटा। क्या बोलना है कि नहीं बोलना, यह भी जरूरी है ना। कुछ भी बोल देते हो, चैट में लिख देते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल। तो हम सेल के अंदर जीन प्रोटीन बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ऐसे हम कंट्रोल करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कंट्रोल किस लेवल पे करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं,
अगर आप एक बहुत पूरा एक प्रोसेस की फॉर्म में देखें कि भाई देखो खेत में गेहूं उगता है, उस गेहूं से हम क्या बनवाते हैं, आटा बनाते हैं, आटे से रोटी बनाते हैं और फिर वो रोटी हमारे टेबल पे आती है, उसे हम खाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है। मैं ये कह रहा हूं कि यार हमें गेहूं की रोटी नहीं खानी, मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे गेहूं की नहीं खानी, मुझे बाजरा की खानी है, तो प्रोसेस मुझे स्टार्टिंग में ही रोक देना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर मैं गेहूं उगाना बंद कर दूं तो भी रोटी नहीं मिलेगी, मैं गेहूं को पीसना बंद कर दूं तो भी रोटी नहीं मिलेगी, मैं गेहूं को पीसे हुए गेहूं से मैं आटा बनाना बंद कर दूं तो रोटी नहीं मिलेगी, और उससे बेटा उस रोटी को टेबल पे ना लेके आऊं तो भी नहीं मिलेगी। मतलब मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि रोटी आपके टेबल तक आने से पहले काफी सारे स्टेप हैं। अगर आप किसी भी स्टेप पर ब्लॉक कर दोगे तो वो रोटी आपको नहीं मिलेगी। सेम क्या होता है, जीन से प्रोटीन बनने के बीच में जितने भी स्टेप हैं, आप कहीं भी अगर ब्लॉक कर दो, ब्लॉक का मतलब है रोकने की कोशिश करो, तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब प्रोटीन बनना। दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि रेगुलेशन जो होता है, कंट्रोल जो होता है, वो किन लेवल्स पर होता है, मतलब किन लेवल्स पर हम कंट्रोल करते हैं। ऐसा है कि आप कहां कंट्रोल करना चाह रहे हो, मतलब किधर रोकना चाह रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग में ही रोक दें, स्टार्टिंग में ही रोक दें। मतलब कभी आपने बेटा ऐसा फील किया है कि ऐसे आप क्या नाम है किसी रोड पे, मान लो ये रोड है ऐसे, ठीक है, अब ये रोड है, यहां कुछ काम चल रहा है, रोड बंद है, तो इस रोड पे जो बैनर है मुझे यहां लगाना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही लगा देना चाहिए कि आगे रोड बंद है, स्टार्टिंग में लगाना चाहिए। तो मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो जीन एक्सप्रेशन है ना, वो कई लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, पीटीएम लेवल पे, ट्रांसपोर्ट लेवल पे और प्रोटीन बनाने के लेवल पे। तो मैं लास्ट में जाके कंट्रोल करने, रोकने की बजाय स्टार्टिंग में ही रोकना ज्यादा कर पसंद करता हूं। मतलब क्या हुआ, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको किस लेवल पे कंट्रोल कर लूं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। एक बार बात करते हैं फटाफट से। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन का मतलब है हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का बनना, आप समझ रहे हो, प्रोटीन की सिंथेसिस, और प्रोटीन के बनने के साथ साथ मेरे पास क्या होगा, एंड ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, दैट इज जीन एक्सप्रेशन। कोई डाउट है? नहीं सर। नाउ व्हाट इज रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है कि मेरे पास क्या होगा, इट इज नॉट प्रोटीन सिंथेसिस ऑलवेज अकर। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा होती है, ऑलवेज अकर, ऐसा नहीं है कि भाई प्रोटीन हमेशा बनती रहे। वी नीड टू कंट्रोल, हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा बेटा, वी नीड टू कंट्रोल एक्सप्रेशन, हमें इसे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम ये कैसे करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो मेरे पास समझना ध्यान से, अब ये डीएनए है और डीएनए से यहां पर ये प्रोटीन बन रही है, ये पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड मान लो। तो डीएनए से पॉलीपेप्टाइड बनने के बीच में कितने स्टेप हैं? सबसे पहला स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप ये है बेटा, इसे आप कह रहे हो ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन रोक दोगे तो भी जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। सही है कि नहीं बताओ? ठीक है। अच्छा ये सेल मैंने बनाया, इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है तुम्हें, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये डीएनए है। अगर तुम डीएनए से ये एचएनआरएनए नहीं बनने दोगे, ये एचएनआरएनए है बेटा, देख रहे हो, ये एचएनआरएनए नहीं बनने दोगे तो भी प्रोटीन नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी पॉलीपेप्टाइड। अब यहां पे तुम कर रहे हो सेकंड स्टेप में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अगर ये रोक दोगे तो एमआरएनए नहीं बनेगा। तो अगर एमआरएनए नहीं बना, आप समझो, अगर एमआरएनए नहीं बना तो भी प्रोटीन नहीं बनेगी। तो अगर आप इस स्टेप पे रोक दोगे तो भी प्रोटीन नहीं बनेगी, इस स्टेप पे रोक दोगे तो भी नहीं बनेगी। तीसरा आपके पास है ट्रांसपोर्ट, आप एमआरएनए को यहां ले आओ तो भी प्रोटीन नहीं बनेगी, थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ है मेरे पास ट्रांसलेशन। फोर्थ क्या है? ट्रांसलेशन। मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले डीएनए से एचएनआरएनए के स्टेप पे रोक सकते हो, एचएनआरएनए से पीटीएम करवाने वाले पे रोक सकते हो, एमआरएनए पे, एमआरएनए से ट्रांसपोर्ट वाले लेवल पे रोक सकते हो कि भाई बाहर ही ना जाए, और ट्रांसपोर्ट के बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लेवल पे रोक सकते हो। इसका मतलब यह है कि भाई आप प्रोटीन बनने को, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है ना, आप 4 लेवल पे रोक सकते हो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। लेकिन अगर ये प्रोकैरियोट्स होता तो इसमें कौन कौन सा स्टेप नहीं है?
इसमें एक तो पीटीएम नहीं होती, पिटवाएगी टीचर मम्मी से, ये वाला स्टेप नहीं होता, सॉरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता, ये वाला नहीं होता। दूसरा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ना, तो ये दो स्टेप नहीं होते। तो कंट्रोल कहां पॉसिबल है? सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लेवल ऑफ रेगुलेशन, हमारे पास कौन कौन सा लेवल है, तो प्रोकैरियोट्स में मेरे पास दो लेवल है। मेरे पास दो लेवल होते हैं। दो लेवल का मतलब होता है दो पॉइंट्स होते हैं जहां कंट्रोल कर सकते हो, 2 पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल। कौन कौन सा पॉइंट है? या तो आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोक लो, जो मेन कंट्रोल होता है। अगर आपसे कोई पूछे बैक्टीरिया में मेन कंट्रोल कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, यही मेन कंट्रोल होता है। कभी सोचना आराम से, क्योंकि आरएनए सारे सेल में प्रेजेंट है, फिर बाद में रोकना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कंट्रोल होता है ट्रांसलेशन। तो आप इनमें से किसी भी लेवल पे अगर रोक दोगे ना, अगर आप क्या करोगे, स्टॉप करोगे, स्टॉप प्रोटीन, कैन स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस एनी वन ऑफ द लेवल, एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर आप प्रोटीन बनना रोक सकते हो। लेकिन मेन लेवल कौन सा है हमारे पास? ट्रांसक्रिप्शन का लेवल है। यही मेन लेवल है जिसपे आप रोक सकते हो, है ना, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में कौन कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन है ही, हां सर ट्रांसक्रिप्शन हो गया। दूसरा लेवल कौन सा है बेटा, बता जल्दी से। दूसरा है पीटीएम लेवल पे रोक सकते हो। तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेवल पे, ये 2 और 3 नहीं होते प्रोकैरियोट्स में। और फोर्थ है ट्रांसलेशन। आपसे मैं आज सवाल पूछता हूं कि आरबीसी जो होते हैं बेटा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन हम उसमें कुछ एमआरएनए और प्रोटीन बना के छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि सारी प्रोटीन नहीं बनी होती, पर हम एमआरएनए रख दिया तो वो बना लेगा, ट्रांसलेशन कर लेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं आपको, अच्छा दूसरा इसके अलावा और क्या होता है, बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए बने हुए रेडी रहते हैं। बस क्या रहता है, उससे प्रोटीन बनाने की चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि कंट्रोल यूकैरियोट्स में 4 लेवल पे पॉसिबल है, और प्रोकैरियोट्स में 2 लेवल पे कंट्रोल हो सकता है। क्या यह समझ में आ गया? कंट्रोल किस चीज का कर रहे हो? प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी। अब मैं आपको मतलब कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो इस चैप्टर के रेगुलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको कुछ मेरी बातें ध्यान से सुननी पड़ेंगी, और वो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसी से चैप्टर का लिंक बनेगा। जैसे हमें जो टॉपिक आज डील करने हैं, सुन लो ध्यान से, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सबसे पहले लेवल ऑफ रेगुलेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रोकैरियोट्स में कितने लेवल हैं, 2, और यूकैरियोट्स में 4 लेवल पे मैं रेगुलेशन करता हूं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि मुझे कंट्रोल करना ही क्यों है जीन को, मुझे जीन को कंट्रोल क्यों करना है, और फिर मैं यह समझाऊंगा कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। और फिर एक एग्जांपल पढ़ेंगे जिसे हम लैक ऑपिरॉन कह रहे हैं। ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। टॉपिक कैसे मूव करेंगे, पहले हमने लेवल तो जान लिया कि किन लेवल्स पे कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे बेटा, हम ये समझाएंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। समझो किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और क्या क्या जरूरत क्या है। तो एक बार मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, मुझे बताना क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। देखो, आपके पास मान लो ये स्किन सेल है, इसके अलावा न्यूरॉन्स हैं, आपके मसल सेल्स हैं। क्या उसमें डीएनए एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? बताओ, डीएनए एग्जैक्टली सेम है, हां या ना बताओ। सर पता नहीं। बेटा सुन ध्यान से, ये सारे सेल आपकी बॉडी के, मेरी बॉडी के, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सारे सेल एक जाइगोट से बने हैं, ठीक है। और जाइगोट की क्या हुई थी? माइटोसिस। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्किन सेल के जो भी डीएनए है, न्यूरॉन का डीएनए, मसल सेल का डीएनए, डब्ल्यूबीसी का डीएनए एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है सर। अब मुझे एक चीज बता बेटा, क्या स्किन सेल में इंसुलिन बनता है? नहीं बनता सर। वो कहां बनता है? पैनक्रियास के बीटा सेल में बनता है। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्किन सेल में नहीं बनता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि स्किन सेल के अंदर इंसुलिन की जीन ऑफ है, ऑन नहीं है। क्या है? वो ऑफ है। क्या वो ऑफ है? कभी खुलेगी? नहीं बेटा, उसे हमने परमानेंटली ऑफ कर दिया है। तो मेरा आपको यह बताना है कि मान लो हमारे पास एक सेल है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, उसमें 30,000 टाइप की जीन्स हैं, अभी सारी ऑन है। ऐसे सेल को हम नाम दे सकते हैं स्टेम सेल, जो किसी भी तरीके का सेल बना सकता है। ऐसे सेल को हम क्या नाम देंगे? स्टेम सेल देंगे, जिसमें सारी जीन ऑन है। लेकिन जैसे जैसे हम लेयर्स बनाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म,
वैसे वैसे हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन हो रही है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की जीन को ऑफ कर देते हैं और कुछ ही ऑन रहती है। धीरे धीरे जब और डिफरेंशिएशन होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओ जो मोरूला का सेल है, मोरूला का सेल और आपके जो बोन मैरो में सेल हैं जो ब्लड सेल्स बनाते हैं, उनमें क्या फर्क है? मोरूला का जो सेल होता है, मोरूला समझ में आता है, याद है आपको जाइगोट से मोरूला बताया था, वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है, उसमें सारी जीन्स ऑन होती हैं। लेकिन जो मेरे पास किसका सेल है बेटा, किसका सेल है मेरे पास, मान लो अब बोन मैरो का सेल है, उसमें मेरे पास कुछ जीन ऑन होती हैं, कुछ ऑफ होती हैं, और फिर उससे और सेल बनते हैं तो उनमें फिर जीन ऑन ऑफ होती जाती हैं। मेरा पॉइंट यह है कि मान लो किसी ह्यूमन के जाइगोट में 30,000 टाइप की जीन है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स बनते जाते हैं और डिफरेंशिएशन होती जाती है, हम जीन्स को ऑफ करते चले जाते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? हम क्या करते चले जाते हैं, जीन्स को ऑफ करते हुए चले जाते हैं। और जैसे एक परमानेंट सेल है, जैसे स्किन सेल, इसमें कुछ ही जीन ऑन है, यह चीज क्लियर है। और उसके अलावा पहले ये सही समझो ऑन ऑफ में क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, जरा एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, आप जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं बेटा। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं व्हाई वी नीड रेगुलेशन, पर उससे पहले मैंने आपको क्या पॉइंट समझाया सुनो। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मान लो एक डायग्राम से दिखाता हूं, ये जाइगोट है, दिस इज जाइगोट, इस जाइगोट का अपना डीएनए है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि जाइगोट में बेटा 30,000 टाइप की जीन जो है वो ऑन है। मतलब ऑन का मतलब क्या, ये प्रोटीन बना सकती है। अब बना रही है नहीं बना रही है वो अलग बात है, कैपेबल है। अब इससे मेरे पास अभी मोरूला बना, तो जो मोरूला के सेल है वो टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट का मतलब होता है वो कोई भी सेल बना सकता है। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल का क्या मतलब है बेटा, एक ऐसा स्टेम सेल जो अभी जिसकी सारी जीन्स ऑन है, उसको हम टोटीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। अब मान लो मेरे पास लेयर्स फॉर्म हो गई, अब मान लो मेरे पास सेल्स की लेयर फॉर्म हो गई, ये मान लो मेरे पास एक्टोडर्म बन गई, ये मेरे पास बीच में मीजोडर्म बन गई, आप समझ रहे हो, और ये मेरे पास मान लो एंडोडर्म बन गई, ये लेयर्स बन गई। अब क्या हुआ इन सेल्स में, इन सेल्स में हो सकता है भाई, अब ये तो फिक्स है ना कि एक्टोडर्म मेरे पास जो टिश्यू बनाएगा ये फिक्स है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, मीजोडर्म आ गई। अब देखो ध्यान से बेटा मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज मीजोडर्म, और ये मेरे पास क्या आ गई, एंडोडर्म आ गई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इन जीन्स के सेल्स का क्या हो गया, फेट फिक्स हो गया। तो अब पूरी 30,000 एक्टिव नहीं है, इसमें कोई और एक्टिव है, इसमें कुछ और एक्टिव है, कुछ और एक्टिव है, इससे क्या हो जाएगा, इनका फेट फिक्स हो गया। फेट मतलब क्या हो गया, ये कौन से सेल बनाएंगे ये फिक्स हो गया। इसका मतलब इनकी कुछ जीन्स अब ऑफ हो चुकी हैं। तो मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे जीन्स को हम ऑफ करते चले जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जरूरत के हिसाब से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं जीन को अगर हमें रिक्वायरमेंट हो। तो अगर आप सिंपल भाषा में समझे, हमारे पास क्या होता है, हमें जीन को कंट्रोल करना होता है, रेगुलेशन करना है। रेगुलेशन की एक नीड, व्हाई वी नीड रेगुलेशन, वन नीड इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट समझ रहे हो, वन नीड इज डेवलपमेंट। जो मैं बात बोल रहा था आपको कि जैसे मान लो ये बोन मैरो है आपके पास, ये मान लो एक बड़ी सी बोन है, इसके अंदर जो सेल है ये बोन मैरो के स्टेम सेल है। अब इस स्टेम सेल में और इस स्टेम सेल में क्या फर्क है, ये प्लूरीपोटेंट है। प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेम सेल जिसका फेट फिक्स है कि वो सिर्फ ब्लड सेल्स बनाएगा। तो क्या इसमें पूरी 30,000 नहीं, हो सकता है इसमें 10,000 जीन एक्टिव हो, है ना, और वो सिर्फ क्या बनाएगा, ब्लड सेल्स बनाएगा, वो स्किन सेल नहीं बना सकता। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की, मैं ये नहीं कह रहा वो जीन कहीं चली गई, इनएक्टिव हो गई उस टाइप के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये 10,000 जीन एक्टिव है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूं, इस पे हुआ क्या था बेटा, 2010-11 का शायद एक नोबेल प्राइज जो है वो इस बात पे था। देखो हमारे जो अभी हम जब आपको जीन थेरेपी पढ़ाया जाएगा तो ये पढ़ाया जाएगा जीन थेरेपी परमानेंट क्योर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी का कोई भी सेल अभी टोटीपोटेंट स्टेम सेल नहीं है। सारे सेल अगर है भी जो डिवाइड कर रहे हैं वो प्लूरीपोटेंट है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से आप बॉडी के सारे सेल नहीं बना सकते। एक चीज क्या हुई थी कि 2010-11 में एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, वेज और नॉन वेज का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया था। कैसे, उसने क्या किया, मसल सेल लिया जो कि एक परमानेंट सेल है,
उस परमानेंट सेल को वापसी स्टेम सेल में कन्वर्ट किया। बहुत इंपॉसिबल सा काम है कि आप किसी परमानेंट सेल को वापसी स्टेम सेल में कन्वर्ट सको। एनिमल के केस में पॉसिबल नहीं होता, उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, मान लो किसी एनिमल सेल जो परमानेंट है उससे स्टेम सेल बना दिया। अब उस स्टेम सेल से अगर हम मसल बना देते हैं और उस मसल को हम किसी बर्गर में डालते हैं तो एक तरीके से हम प्रोटीन का पर्पस पूरा कर रहे हैं पर्सन का, ठीक है। हम नॉन वेज भी दे रहे हैं उसको, लेकिन किलिंग नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो एक खास तरह की टेक्निक उन्होंने डेवलप कर दी और वो बहुत, मेरे ख्याल से मिलियंस ऑफ डॉलर का वो बर्गर था। बर्गर की कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक टेक्निक डेवलप की गई जहां पे आपने एक परमानेंट सेल को वापसी ऐसे सेल में बदल दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा हेल्थ में। जैसे मान लो आने वाले टाइम में किसी पर्सन का हार्ट खराब हो जाता है तो उसका एक सेल निकालेंगे, उस सेल को वापसी ऐसे सेल में कन्वर्ट करेंगे जो टोटीपोटेंट हो। टोटीपोटेंट का मतलब होता है वो हमारी बॉडी के उसकी सारी जीन एक्टिव कर लेंगे। अब इससे क्या करेंगे, आर्टिफिशियली हम क्या बनाएंगे बेटा, एक हार्ट बनाएंगे और उस पर्सन में लगा देंगे। उस पर्सन में क्या करेंगे, लगा देंगे। फायदा क्या होगा उससे, वो रिजेक्ट नहीं होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगी। क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कब होते हैं, जब किसी और पर्सन का लगाते हैं। लेकिन उसी पर्सन के सेल से अगर हम हार्ट बना पाए तो हम उसको कर पाएंगे, क्योर कर पाएंगे। तो आने वाली बहुत सारी ऐसी डिजीज जो ऑर्गन के खराब होने से होती है उसमें सर्वाइवल पॉसिबल है। समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और डीप लेके जाते हैं। वाई वी नीड रेगुलेशन, उसको समझा रहा हूं। मेरी बात बहुत ध्यान से, मैंने एक बुक उठाई है और आपको चीजें समझा रहा हूं। क्लियर है, आपको यह समझ में आ गया कि हमारे पास आपकी बॉडी का मैं कोई भी सेल ले लूं उसमें वो सारी जीन्स एक्टिव नहीं है जब जितनी जाइगोट में एक्टिव थी। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले सोच लो, अपने बात को दिमाग में लगाओ। मैंने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैंने तो सिर्फ आपको यह समझाया है कि जीन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जीन रेगुलेशन होता क्या है, मतलब किन लेवल्स पे करते हैं, और वाई वी नीड रेगुलेशन के लिए एक बात समझाई कि रेगुलेशन इसलिए की जाती है, कंट्रोल इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई सारे सेल अलग अलग हैं, स्किन सेल अलग है, तो उसमें मुझे अलग प्रोटीन बनानी है। इतनी बात समझ में आ रही है। और जैसे जैसे सेल्स परमानेंट होते जाते हैं काफी सारी जीन्स उसमें ऑफ होती चली जाती है। ये मैं बता रहा हूं। अब मान लो ये बुक जो है ये आपका मेरा किसी भी पर्सन का पूरा डीएनए है, ठीक है, पूरा डीएनए एक सेल का। समझ में आ रहा है। अब आपको मैंने एक चीज समझाई थी, भाई सेल में सारे के सारे पेजेस के आरएनए नहीं बनते। तो मान लो एक बहुत बड़ा पार्ट, जैसे मान लो इतना पार्ट मैंने कहा ये नॉन कोडिंग है ना। एक बहुत बड़ा पार्ट मैंने कह दिया ये नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग मतलब इसका आरएनए नहीं बनेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जिसका आरएनए नहीं बनेगा उसको सेल किस फॉर्म में रखेगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं स्किन सेल ने ऐसे रीजन जिसका आरएनए नहीं बनता, जैसे मान लो बुक का ये पार्ट है, इसका आरएनए नहीं बनेगा, तो क्या करें, इसका स्टेपलर कर दो। कैसे करोगे, हेट्रोक्रोमेटिन बना के। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो आपके सेल में, स्किन सेल में जिसका आरएनए नहीं बनेगा उस पार्ट को उन्होंने स्टेपलर कर दिया। स्टेपलर मतलब हेट्रोक्रोमेटिन बना दिया। अब ये वो पार्ट है जिससे आरएनए बन सकता है, इन पेजेस की फोटोकॉपी हो सकती है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताओ। जैसे समझो, सबसे पहले तो समझो ये वो पार्ट है जिसका आरएनए बन ही नहीं सकता था, ये नॉन कोडिंग था। पहले तो ये पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट था जिसको मैंने स्टेपलर कर दिया ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन में। दूसरा ये पार्ट था जिसको मेरे को ऑफ करना पड़ा। ऑफ क्यों करना पड़ा, क्योंकि स्किन सेल में इंसुलिन की जीन की जरूरत नहीं है। तो इस पार्ट को भी मैंने इसी के साथ स्टेपलर कर दिया। ये था तो कोडिंग मतलब इनका आरएनए बन सकता था, लेकिन स्किन सेल में इंसुलिन तो नहीं बनाएगा भाई, बता। तो मैंने क्या किया, इसको भी स्टेपलर कर दिया। क्यों कर दिया, परमानेंटली स्टेपलर कर दिया इसको नॉन कोडिंग वाले के साथ। क्यों कर दिया, मुझे पता इसका आरएनए नहीं बनेगा। तो ऐसा रीजन जिसका आरएनए नहीं बनता वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये वाला रीजन, इसमें दो चीजें हैं, एक तो नॉन कोडिंग है जिसका बन ही नहीं सकता, एक वो रीजन भी है जिसका बना सकते थे पर बनाना नहीं है क्योंकि स्किन सेल में इंसुलिन नहीं बनानी। तो इस वाले पार्ट को भी मैंने क्या किया, बंद करके ऐसे लगा दिया। क्लियर हो गई बात। अब रह गया ये वाला पार्ट। अब इसमें भी बेटा मेरे पास, सुनना ध्यान से, इसमें भी मैं उन्हीं पेजेस की फोटो कॉपी बनाऊंगा जिसकी सेल को जरूरत हो। ठीक है, आज जरूरत पड़े, 10 दिन बाद पड़े, लेकिन यहां पर वो जीन्स मैंने स्टेपलर कर दी जिसको इसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंसुलिन की जीन को हेट्रोक्रोमेटिन में ले आए। क्यों ले आए, क्योंकि ये स्किन सेल है। ऐसे ही मेरे पास मान लो जो बीटा सेल है उसमें कोई और जीन आ जाएगी। अब ये समझो ध्यान से, ये वो जीन्स है
जिनके पेज की फोटोकॉपी करके प्रोटीन बन सकती है। क्या सारे पेजेस की आज बनेगी? हो सकता है कुछ पेजेस की 10 दिन बाद जरूरत हो, तो उसे ही हम कहेंगे रेगुलेशन। तो मैंने आपको एक चीज समझाई कि मेरे पास जैसे ये 30,000 जीन है, 30,000 जीन है, इसमें से सारी जीन्स को कंट्रोल करते ही नहीं, कुछ को तो बंद ही कर देते हैं। बंद कैसे करते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन बना के। और जो खुली रहती हैं उनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। ये क्लियर है? क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेके? बेटा टॉपिक को ध्यान से समझोगे समझ आएगा, अगर आप फोकस करोगे तो समझ आएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनो। आपको यह पता होना चाहिए, सुन लो ध्यान से, ये समझने की चीज है। आपसे मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपका स्किन सेल, आपका हेयर सेल, आपके न्यूरॉन, आपके मसल, ये सबका डीएनए सेम है, ये सेल अलग क्यों है? बता मुझे। क्योंकि इसमें अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है। तो डीएनए तो सेम है, जीन कैसे अलग अलग प्रेजेंट है? जीन सब में सेम है लेकिन अलग प्रोटीन बन रही है, क्योंकि एक्सप्रेशन कंट्रोल है। उसमें कोई दूसरी प्रोटीन बन रही है, इसमें कोई दूसरी बन रही है, लेकिन प्रोटीन सब में बन सकती थी, सब में जीन सेम है। तो क्या क्या किया हमने? तो हम ये समझा रहे हैं आपको कि हर एक सेल में अलग तरह की जीन्स को ऑन और ऑफ किया जाता है। अब मैंने आपको यही बोला कि मान लो ये एक सेल का टोटल डीएनए है, उसमें से बहुत सारा डीएनए नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग का तो आरएनए बनता ही नहीं, उसको मैंने स्टेपलर कर दिया है। स्टेपलर करने का तरीका है उसे कंडेंस बना देना, जिसका मतलब हेट्रोक्रोमेटिन कर देना। अब उसके बाद कुछ जीन्स ऐसी थी जो इस सेल में प्रोटीन बनाएंगी ही नहीं, फ्यूचर में भी नहीं बनाएंगी, तो उसे भी बंद कर दो ना, क्या जरूरत है? पता समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आप सर्दी के कपड़े उठा के रख देते हो कि नहीं, बंद करके रख देते हो, और अच्छा आपको पता है कि भाई इसकी जरूरत तो और 5 महीने नहीं पड़नी, तो बिल्कुल लॉक करके रख देते हो। और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनकी हो सकता है आपको 10 दिन बाद, मान लो आपका रेनकोट था, हो सकता है कभी भी जरूरत पड़ जाए, आपने रखा हुआ है यहां पे। अब ये वो पेजेस हैं जिनसे फोटोकॉपी बन सकती है, पर क्या सबकी अभी बनेगी? नहीं, कंट्रोल करेंगे। तो मैं आपको यही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जो मैंने पॉइंट्स बोले उनको आप अपने दिमाग में बिठाओ। पहला सबसे पहले, नॉन कोडिंग रीजन क्या होता है? जिसका आरएनए नहीं बनता, वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। कोडिंग में भी जो परमानेंटली बंद हो जाता है किसी सेल में, वो भी हेट्रोक्रोमेटिन में है। अब बच गया कौन सा पार्ट? जो यूक्रोमेटिन में, जिससे आरएनए बन सकता है। जिससे आरएनए बन सकता है, क्या बन सकती है? प्रोटीन बन सकती है। अब उसको हम रेगुलेट करते हैं, प्रोटीन बनानी है कि नहीं बनानी है। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई वी नीड रेगुलेशन, आपकी एनसीईआरटी ने क्या क्या रीजन दिए सुन लो। सबसे पहला रीजन दिया डेवलपमेंट का। सबसे पहला रीजन मान लो उसने बोला डेवलपमेंट, व्हाई वी नीड रेगुलेशन। उसने एक एग्जांपल दिया डेवलपमेंट को लेके कि भाई डेवलपमेंट एक रीजन हो सकता है। डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं जाइगोट की बात करता हूं तो जाइगोट से मैं ये स्टेजेस बनाऊंगा, मोरूला, फिर मान लो मैं ब्लास्टुला बना रहा हूं, ब्लास्टोसिस्ट बना लो, है ना। उसके बाद मान लो हम गैस्ट्रुलेशन कर लेते हैं, या मान लो लेयर्स बना के फिर ऑर्गन बना रहे हैं, गैस्ट्रुलेशन। फिर हम क्या कर रहे हैं बेटा? ऑर्गन वगैरह बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, ये सारी चीजें जो है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब ये डेवलपमेंट होती है तो उसमें मेरे पास सर्टेन जीन्स ऑफ हो जाती हैं, सर्टेन जीन्स को हमें बंद करना पड़ता है। यहां तक समझ में आ रहा है? डेवलपमेंट के लिए मुझे जीन को कंट्रोल करना पड़ता है ना। व्हाई वी नीड टू कंट्रोल, बंद कर दो, क्योंकि उसको प्रोटीन बनानी नहीं है फ्यूचर में। स्किन सेल को इंसुलिन नहीं बनाना है, बंद करो उसकी जीन। दूसरा हो सकता है बेटा फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या क्या मतलब है समझो। मान लो आप कहां पे गए? पहाड़ पे गए, माउंटेन पे गए, वहां बहुत ठंड है, ठीक है। तो बॉडी क्या चाह रही है कि ठंड को मतलब वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन बनाना चाह रही है, ताकि मतलब बेसिकली कुछ आपको को आप वार्म ब्लडेड हो, आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, समझना ध्यान से। क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमारी बॉडी का हर एक सेल जो है एक ईसीएफ से घिरा रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। एनवायरमेंट एक जैसा रहता है, लेकिन हम कनेक्टेड तो बाहर के एनवायरमेंट से है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो होती है, एनवायरमेंट और फिजियोलॉजी का मतलब, जैसे मान लो मैं रनिंग कर रहा हूं, रनिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो हो सकता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करे? देखो आप खुद समझो, मान लो आप रनिंग कर रहे हो, ध्यान से सुनना। आपने रनिंग स्टार्ट कर दी,
रनिंग स्टार्ट कर दी आपने, ठीक है, आपने रनिंग रेगुलर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी ऑक्सीजन की नीड बढ़ गई। ऑक्सीजन की नीड के लिए आपको हेमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए, तो आपने क्या किया, एक हार्मोन जो हेमोग्लोबिन बनवाता है उसकी सिंथेसिस को बढ़ा लिया। तो वो हार्मोन हो सकता है प्रोटीन हार्मोन हो, तो प्रोटीन कौन बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉडी की नीड के हिसाब से भी सेल कुछ सर्टेन प्रोटीन्स बनाता है, और इसके अलावा एक नीड और होती है जिसे मेटाबॉलिक नीड कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक नीड। मेटाबॉलिक नीड का क्या मतलब है समझो। एनसीईआरटी ने इसका ऐसे एग्जांपल दिया। एनसीईआरटी ने बोला है कि भाई देखो, मेटाबॉलिक नीड का यह मतलब है कि आपके पास मान लो ये ई कोलाई का सेल है, दिस इज ई कोलाई सेल, ये ई कोलाई का सेल है बेटा, ध्यान से समझना, ई कोलाई का सेल है। अब ये कह रहा है कि मान लो यहां पर मेरे पास, ध्यान देंगे, ध्यान दो बेटा, ई कोलाई का सेल है। अब इसको बाहर से, इसको मतलब बाहर से ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज बाहर से इसको मिल रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये वो एंजाइम क्यों बनाएगा जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए चाहिए। जैसे ये एंजाइम है, इसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, एंजाइम है बेटा। वो किसको तोड़ता है, वो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो लैक्टोज को ब्रेक करता है। तो अगर एक सेल को बाहर से ग्लूकोज मिल रहा है और लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम में, मान लो मेरे पास लैक्टोज एब्सेंट है, तो अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो उसको यूज करने का एंजाइम क्यों बनाएगा। मान लो मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपसे कहूं कि कोई पर्टिकुलर चीज एब्सेंट है, तो उसको यूज करने के लिए तुम एंजाइम क्यों बनाओगे, नहीं बनाओगे ना। जैसे मान लो मैं कहता हूं ये ई कोलाई है, दिस इज ई कोलाई, ये बाहर मीडियम है, बाहर मीडियम में उसको ग्लूकोज मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं। लैक्टोज मीडियम में है ही नहीं, ग्लूकोज चाहे मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, हम ग्लूकोज भी हटा देते हैं। मान लो लैक्टोज मीडियम में नहीं है, तो वो इस एंजाइम को क्यों बनाएगा जो लैक्टोज तोड़ता है, नहीं बनाना चाहिए ना। और अगर, ध्यान से सुने, अगर क्या हुआ, ध्यान सुने, अगर क्या हुआ, लैक्टोज आ जाए मीडियम में, लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडियम, अगर लैक्टोज मीडियम में आ जाए तो एक तरह की नीड डेवलप हो गई। कौन सी नीड हो गई, मेटाबॉलिक नीड हो गई, मेटाबॉलिक नीड ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मेटाबॉलिक नीड आ गई, मतलब एक जरूरत आ गई कि मुझे लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए। तो इसीलिए इसने क्या किया, इस एंजाइम की सिंथेसिस जिसको वो नहीं कर रहा था, अब उसने वो बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बनाना शुरू किया और वो लैक्टोज को तोड़ने लगा, तो मेरे पास लैक्टोज मीडियम में था, लैक्टोज इन मीडियम, तो ई कोलाई ने ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस करी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की क्या करी, सिंथेसिस अकर। क्या ये क्लियर है, बताओ, क्या ये क्लियर है कि नहीं, बताओ अपने दिमाग में। तो क्या हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं इस बात को मैं क्या पढ़ा रहा हूं। हम ये कह रहे हैं बेटा, आपको ध्यान से सुनेंगे, हम ये कह रहे हैं कि वाई वी नीड रेगुलेशन, ये पता होना चाहिए। पहला रीजन ये है कि जब सेल्स की डेवलपमेंट होती है तो कुछ जीन्स को ऑफ करना पड़ता है, ठीक है, कुछ जीन्स ऑन रहती हैं, और ऑन वाली में भी उनको जरूरत पड़ने के हिसाब से हम बनाते हैं। दूसरा, आपकी बॉडी की नीड के हिसाब से भी कुछ चीजें बनती हैं। तीसरा, हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक नीड, सेल को कोई पर्टिकुलर चीज को यूज करना है तो उसका एंजाइम बनाता है, नहीं यूज करना है तो नहीं बनाता है। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि सेल किसी जीन को एक्सप्रेस करता है जरूरत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोटीन बनाता है, अगर नहीं जरूरत है तो प्रोटीन नहीं बनाता। मैं सिंपल सा आपसे बोल रहा हूं, आप रोटी क्यों बनाओगे, भूख लगेगी तो बनाओगे ना, नहीं भूख लग रही है मत बनाओ, समझ में आ रहा है। पर किस स्टेप पे रोकोगे, गेहूं बनने के स्टेप पे रोकोगे, पिसने के स्टेप पे रोकोगे, वो एक अलग चीज है, वो सेल डिसाइड करता है। लेकिन आप अगर किसी भी स्टेप पे ब्लॉक कर दोगे तो रोटी नहीं बनेगी। और हम रोटी क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हमें भूख नहीं लग रही। तो मैं सिंपल सा कह रहा हूं, सेल किसी जीन को क्यों कंट्रोल करता है, यह डिपेंड करता है उसकी जरूरत पे। जरूरत क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, जरूरत क्या हो सकती है, फिजियोलॉजिकल नीड हो सकती है, जरूरत क्या हो सकती है, मेटाबॉलिक नीड हो सकती है। और किस लेवल पे कंट्रोल कर सकता है, 4 लेवल यूकैरियोट्स में, 2 लेवल प्रोकैरियोट्स में। क्या ये दिमाग में बैठ रहा है, पहले बताओ, इतनी बात बैठ गई, क्लियर है। अब आओ जरा आगे की कहानी बात करते हैं। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म समझनी पड़ेगी। अगर आपको सारा समझना है तो कुछ टर्म समझनी पड़ेगी टाइप ऑफ जीन को लेके। सुनना ध्यान से,
टाइप ऑफ जीन को लेके कुछ आपको टर्म समझनी पड़ेगी। एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये आपने सुना है? नहीं, किसी ने सुना है? बिल्कुल नहीं सुना। ऐसी कौन सी जीन होती है जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव कहते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप मान लो किसी मॉल का एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक मॉल का एग्जांपल है। उस मॉल में क्या है, एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है जो सफाई करता है, मॉल की मतलब देख रेख करता है, गार्ड वगैरह हो गए। क्या उनको कभी छुट्टी दी जाती है? मतलब मेनली ऐसा होता है कि सारे छुट्टी पे चले गए? नहीं, कभी नहीं होता। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, हमारे सेल के अंदर हम जीन कंट्रोल तो पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि भाई प्रोटीन कंट्रोल करनी है, पर क्या कोई ऐसी जीन है जिसे कंट्रोल मत करो? जरूरत नहीं है, हमेशा ऑन रहने दो। आप खुद सोचो, ऐसा होना भी चाहिए। आपके घर में ही देख लो, फ्रिज हमेशा ऑन है क्योंकि मुझे पता है वो बंद कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जीन सेल के अंदर होती है जो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें कंट्रोल ही नहीं करते, उन्हें जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो हेक्सोकाइनेज की जीन, हेक्सोकाइनेज क्यों चाहिए? ग्लाइकोलिसिस के लिए। कंट्रोल कैसे करोगे? एनर्जी तो सेल को हमेशा चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कौन सी होती है? मैं लिख रहा हूं यहां पर, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो होती है विच एक्सप्रेस ऑलवेज, जो हमेशा एक्सप्रेस करती है। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब जिसकी प्रोटीन हमेशा बनती रहती है। इसका मतलब इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू बी कंट्रोल। इसको कंट्रोल मत करो, जरूरत नहीं है। और आप मुझे बताओ, सेल के अंदर हमेशा कभी ना कभी प्रोटीन तो बनती ही रहती है ना, कोई ना कोई। तो जो जीन फॉर एग्जांपल देख लो, जीन फॉर टीआरएनए, टीआरएनए की जीन, आरआरएनए की जीन, है ना, सम अदर जीन, जैसे मैंने हेक्सोकाइनेज बताई, ये सारी जीन ऐसी हैं जो 24 घंटे क्या होनी चाहिए? एक्सप्रेस करनी चाहिए। इन्हें कोई नहीं रोकेगा, समझो। और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वाली कौन सी होगी भैया? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वाली होगी जो अंदर कंट्रोल होती है, विच इज कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू नीड, विच इज कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू नीड, जिसको नीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। समझ पा रहे हो? ये वो है जिसको जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चाहे वो फिजियोलॉजिकल नीड हो, आ रहा समझ, फिजियोलॉजिकल हो, मेटाबॉलिक नीड हो, या एनवायरमेंट लिख सकते हो, अदर, कोई भी ऐसी नीड हो उसके हिसाब से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। कई बार क्या कहते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूटिव को एक और नाम रख देते हैं, जैसा हमने बोला आपको हाउस कीपिंग जीन, इनको नाम भी रख देते हैं हाउस कीपिंग जीन, ये नाम भी रख देते हैं, ठीक है। हाउस कीपिंग जीन भी रख देते हैं इनका नाम, ठीक है। क्लियर है? अब जरा और देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब आपके पास बेटा एक जीन और होती है, मैं थोड़ा सा और आ रहा हूं इस पे। एक ये समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। अब जरा ये देखो, एक जीन होती है जिन्हें हम रेगुलेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, सोचना ध्यान से। देखो रेगुलेटर और स्ट्रक्चरल जीन कौन सी होती है, सुनना ध्यान से। मैंने ये डीएनए बना दिया बेटा, ये टर्म्स के पढ़े बिना आपको आगे का समझ नहीं आएगा, और बहुत सारे लोग इस टर्म्स को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो सीधे पढ़ाते हैं तो उससे नुकसान होने के चांसेस हैं। देखो ये वाली जीन को मान लो मैं स्ट्रक्चरल जीन कह रहा हूं। स्ट्रक्चरल जीन वो होती हैं, ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चरल जीन वो होती हैं जिनसे एमआरएनए तो बनता है और उस एमआरएनए से एंजाइम बनता है। कोई क्या बनता है? एंजाइम बनता है, जो किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होता है। किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में वो क्या होगा? यूज होगा, एंजाइम बनता है, उसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन मतलब एमआरएनए बनाएगी। अब मान लो ये रेगुलेटर जीन है, तो रेगुलेटर जीन, ध्यान से सुनेंगे, रेगुलेटर जीन एमआरएनए बनाती है, कोई डाउट नहीं, लेकिन जो वो प्रोटीन बनाती है वो कोई सामान्य प्रोटीन नहीं होती, नॉर्मल प्रोटीन नहीं होती, वो एक खास तरह की प्रोटीन बनाती है जिसका काम होता है रेगुलेशन। तो उस प्रोटीन का नाम होता है रेगुलेटर प्रोटीन। अब वो किसको रेगुलेट करती है? वो कंट्रोल करती है स्ट्रक्चरल जीन को, ये कंट्रोल करती है स्ट्रक्चरल जीन को। आप समझो ध्यान से, ये कंट्रोल करती है स्ट्रक्चरल जीन को। इसका मतलब यह हुआ
कि स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम बनाती है जो प्रोसेस कराती है। अगर मुझे यह प्रोसेस नहीं कराना है तो मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा इसके थ्रू। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, आपके रूम में स्विच ऑन ऑफ है तो स्विच के थ्रू आप लाइट पंखे कंट्रोल कर रहे हो। पर मुझे एक चीज बताओ, वो जो स्विच है उसके बैक हैंड में तो 24 घंटे लाइट आती रहती है। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, रूम में बेटा तेरे स्विच है, दबाता है, लाइट जलती है। मुझे बता, जो स्विच है उसमें तो हमेशा लाइट आती रहती है, उसको ऑन ऑफ करके तुम ये वाली लाइट जलाते बंद करते हो। अब मुझे सोच के बताना अगर ये बात समझ पाए, स्ट्रक्चरल जीन जो है वो कैसी होगी? कंट्रोल कर सकते हैं ना, उसे कंट्रोल कर रहे हैं देखो। तो ये क्या होगी? ये वाली होगी मेरे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, इन्हें कंट्रोल किया जाता है। ये नॉर्मली क्या होती है? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होती हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं करते। क्योंकि अगर रेगुलेटर जीन को आप कंट्रोल कर सकते हो एनवायरमेंट से, डायरेक्ट वैसे कंट्रोल नहीं करते कि इसे भी कंट्रोल कर रहे हो। तो ये वाली जो होती है नॉर्मली रेगुलेटर जीन, नॉर्मली आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूटिव होती है। इन्हें क्यों नहीं कंट्रोल करते? क्योंकि अगर ये ऑन रहेगी तभी तो ये इसको ऑन ऑफ कर पाएगी। समझ आ रहा नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारे घर में जो स्विच है उससे लाइट ऑन ऑफ करते हो, उसके बैक साइड में अगर लाइट आती रहेगी तभी तो तुम आगे ऑन ऑफ कर पाओगे। तो अगर इसको अगर आप तुम फ्री नहीं छोड़ोगे कि भाई तू बनता रहे, तभी तो तू इसको ऑन ऑफ करेगा। तो इसीलिए ये वाली जो जीन होती है रेगुलेटर जीन, ये एनवायरमेंट के कंट्रोल में हो सकती है या किसी हार्मोन से कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई जीन नहीं होती। तो ये हमेशा ऑन रहती है। ये है मेरे पास रेगुलेटर जीन और ये वाली है स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटर जीन क्या होती है? एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाती है जो कंट्रोल करती है स्ट्रक्चरल जीन को। समझ लो इस बात को, रेगुलेटर जीन एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाती है जो कंट्रोल करती है स्ट्रक्चरल जीन को। तो क्या हम समझ पा रहे हैं? पहला, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन? जो हमेशा एक्सप्रेस करती है, जिसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी जीन सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है, उनका हमेशा प्रोटीन बनाना जरूरी है। क्लियर है? अगर आप इनमें कोई म्यूटेशन करोगे तो सेल मर जाता है, ऐसी म्यूटेशन लीथल होती है, मतलब डेथ हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन हमेशा एक्सप्रेस करती है, रोक नहीं सकते इसे, इन्हें कंट्रोल किया जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को। ऐसे ही तुम्हारे पास रेगुलेटर जीन वो होती है जो दूसरी जीन को कंट्रोल करेगी। स्ट्रक्चरल जीन वो होती है जो कोई एंजाइम बनाती है, जो प्रोसेस चलता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ? अब जरा मेरे को ये बताना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। मेरे पास ये मेरी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन है। मान लो 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चरल जीन है। ऐसी स्ट्रक्चरल जीन है 4, इसका मैंने यहां पर प्रमोटर बना दिया। ये मेरे पास प्रमोटर है इसका, ठीक है, प्रमोटर है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है आपको पता है, दिस एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज, सही है, आरएनए पॉलीमरेज। समझना मैं क्या करने वाला हूं यहां पे। अब देखो, ये मेरे पास रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन का अपना एमआरएनए बनता है और ये प्रोटीन बन गई। समझना, ये प्रोटीन बन गई। एक सेकंड दो, ये प्रमोटर है। ध्यान सुने बेटा, प्रमोटर जो होता है उसका एक हिस्सा इधर की साइड का, ये अपना एक अलग सीक्वेंस होता है प्रमोटर का, जो रेगुलेशन में मदद करता है। समझना ध्यान से, जो किस में मदद करता है? रेगुलेशन में, ठीक है। अब जरा देखो मैं क्या करने वाला हूं। मेरी बात समझना ध्यान से। जो रेगुलेटर जीन है वो 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है। एक वो बना रही है, ध्यान सुनेंगे, एक ये प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट इधर लग जाता है, यहां पर प्रमोटर पे लग जाता है, ठीक है, इसका प्रोटीन बनाना आसान हो जाता है, मतलब फिट हो जाता है, आसानी से इधर चला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब ये क्या कर रहा है, इसको
इसको आरएनए बनाने में रोक नहीं रहा प्रमोटर पे। यहां पे मतलब क्या हुआ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये स्ट्रक्चरल जीन है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा तभी एक्सप्रेस करेगी। तो मेरे पास क्या है यहां पर, मेरे पास ये जो चीज है, ये जो है, इसको हम, ये मेरे पास रेगुलेटर जीन दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है। एक होता है एक्टिवेटर और एक होता है रिप्रेसर। दो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। अगर ध्यान सुनेंगे, अगर एक्टिवेटर लगता है तो इसके काम करने की एबिलिटी, समझना बेटा, इसके काम करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसे आसानी से आरएनए बना सकता है, समझ लो। और अगर मेरे पास ये लगता है तो ये जाकर मेरे पास प्रमोटर पर लग नहीं पाता, तो इसके काम करने की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो मैं उस हिसाब से कहता हूं, ध्यान से सुनेंगे, उस हिसाब से कहता हूं कि रेगुलेटर जीन दो प्रोडक्ट बना सकती है, एक रिप्रेसर एक एक्टिवेटर। अगर एक्टिवेटर यहां लगता है तो आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी प्रमोटर के लिए बढ़ जाती है और वो आसानी से आरएनए बना पाता है। और अगर हमारे पास रिप्रेसर लगता है जाके, जैसे रिप्रेसर यहां लग गया, तो आरएनए पॉलीमरेज लग नहीं पाता। तो हम क्या कहेंगे, रिप्रेसर क्या करेगा बेटा बताओ, रिप्रेसर डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो एक तरीके से उसने स्ट्रक्चरल जीन को रोका। एक्टिवेटर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो मुझे बताओ, जरा सोच के बताना, इस केस में रिप्रेसर ने कौन सा कंट्रोल किया, रोका ना। इस केस में इसने स्टॉप किया, किसको स्टॉप किया, आरएनए पॉलीमरेज को। लगने के बाद आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए नहीं बनाने दिया। और इसने क्या किया बेटा, इसने इंड्यूस किया, इंड्यूस मतलब, या इसने क्या किया, एक्टिवेट किया आरएनए पॉलीमरेज को। एक्टिवेट आरएनए पॉलीमरेज, समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। हम आपको बेटा क्या पढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन। हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो हमेशा एक्सप्रेस करती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जिसे कंट्रोल करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ाया रेगुलेटर जीन वो होती है जो दूसरे को कंट्रोल करती है। कंट्रोल कैसे करती है, अगर रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट रोके, इसको रोके आरएनए पॉलीमरेज को, तो ऐसे रेगुलेशन को हम लिखते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, और प्रोटीन को लिखते हैं रिप्रेशर। नेगेटिव रेगुलेशन लिखते हैं। और ये लग कहां रहा है, ये प्रमोटर के कहीं पर सीक्वेंस पे अटैच होता है। और इसको हम कौन सा रेगुलेशन लिखते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब समझ लो। रेगुलेटर जीन का बना हुआ प्रोडक्ट अगर यहां लगकर रोके तो उसे बोलोगे कौन सा रेगुलेशन, उसे बोलोगे नेगेटिव रेगुलेशन। और ये जो है पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, ये क्या करे, ध्यान सुनेंगे, ये क्या करे, ये जाकर जब लगे, ये यहां अटैच हो, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आराम से आरएनए बनाकर प्रोटीन बना पा रहा है। लेकिन ये जो अटैच हो रहा है यहां पर, आप समझो, लेकिन अगर ये अटैच हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, जाने ही नहीं दे रहा, उसको लगने ही नहीं दे रहा प्रमोटर पे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसर, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर। रिप्रेसर के थ्रू कंट्रोल को कौन सा रेगुलेशन, नेगेटिव, क्योंकि रोक रहा है। और इस वाले को लगने से पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव पॉजिटिव रेगुलेशन। समझ आ गया, दिमाग लगाओ अपना, जल्दी जल्दी से दिमाग लगाओ। कुछ आया समझ, नेगेटिव पॉजिटिव रेगुलेशन, सोचो, जल्दी सोचो, दिमाग यूज करने की कोशिश करो, क्या पढ़ा रहा हूं। अब यहां से समरी ये है तुम्हारे पास, देखो अब तुम्हारे पास समरी ये है टोटल समझने की, ध्यान सुनेंगे। तुम्हारे पास मान लो डीएनए है, तो ये डीएनए, ये मान लो पूरा डीएनए सेल का, तो काफी सारा डीएनए हमारे पास हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाता है। ये वो डीएनए है जो प्रोटीन बना ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब टोटल डीएनए में से काफी सारा डीएनए तुम्हारे पास क्या है, नॉन कोडिंग, जैसे मैंने वो बुक स्टेपलर कर दी थी। अब ये डीएनए है जो कोडिंग तो था, समझना, जो कोडिंग तो था, लेकिन इस सेल के अंदर वो क्या हो गया, हेट्रोक्रोमेटाइज हो गया। इस सेल के अंदर ये वो था जो कोडिंग था बट नॉट एक्सप्रेस, इसलिए वो क्या हो गया, हेट्रोक्रोमेटाइज हो गया। अब ये वो वाला है जो एक्सप्रेस कर सकता है इस सेल में। अब इसमें मैं कंट्रोल करूंगा, ध्यान से,
अब इसका मतलब ये है, ये वो डीएनए है विच कैन एक्सप्रेस इन दिस सेल। मान लो ये स्किन सेल है, इन दिस सेल, इस सेल में ये एक्सप्रेस करता है। अब क्या होगा, ये डीएनए भी क्या होगा, कंट्रोल करते हैं इसकी जीन्स को। तो दिस डीएनए हैव मैनी जीन्स विच कैन बी ऑन ऑफ। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये तो बेटा नॉन कोडिंग है, ये कोडिंग है बट नॉट, तो ये परमानेंटली ऑफ कर दिया, ये परमानेंटली क्या हो गई, ऑफ हो गई जीन। और परमानेंटली ऑफ का मतलब ये ऑन कर ही नहीं सकते। इसके अंदर कुछ जीन्स होती है जिनको ऑन ऑफ करते हैं, जैसे स्किन सेल है। अब स्किन सेल को देखो, नॉन कोडिंग रीजन हेट्रोक्रोमेटिन, कुछ कोडिंग रीजन जो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, उसको भी हमने क्या कर दिया, हेट्रोक्रोमेटिन कर दिया, ताकि वो कंडेंस कर दिया, वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो परमानेंटली ऑफ कर दिया उस सेल में। अब क्या करेंगे, ये वो रीजन है जो ऑन है, और इसकी जीन्स को अब हम कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऐसे चलता है पूरे सेल में। ठीक है, किसी भी परमानेंट सेल का मतलब ही यही होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेल स्टेम सेल होता, तो ये वाली जीन भी ऑन होती, ये वाली भी ऑन होती, सारी ऑन होती, सारी, कुछ भी बना लो इससे, बॉडी का कोई भी सेल बना लो। ठीक है, ये तो इसमें तो जीन ही नहीं है ना, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हम लिखते हैं ना कि जीन जो होती है, जो यूक्रोमेटिन होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जीन होती है वो नॉर्मली यूक्रोमेटिन पर होती है, पर क्या कोई जीन हेट्रोक्रोमेटिन पे हो सकती है? हो सकती है, वो जीन जिसको मैं परमानेंटली ऑफ कर चुका हूं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब इस बात को बेटा अपने दिमाग में 2 मिनट सोचो, ठीक है, कि सर ने पढ़ाया क्या, सर ने क्या समझाया। सबसे पहले समझाया रेगुलेशन का मतलब, फिर समझाया लेवल्स कहां कंट्रोल कर सकते हो, फिर समझाया जरूरत क्या, नीड, कह रहे नीड ऑफ रेगुलेशन, क्या है नीड, देख रहे हो, जरूरत, जरूरत क्या है, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक नीड, एनवायरमेंट। फिर आपको समझाया पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, स्ट्रक्चरल एंड आपकी रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, हमेशा एक्सप्रेस करती है, वो कंट्रोल करती है उसको, स्ट्रक्चरल जीन को। और कंट्रोल 2 तरीके का, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर वो रिप्रेसर बना रही है तो वो आरएनए पॉलीमरेज को रोक देता है, अगर वो एक्टिवेटर बना रही है तो एक्टिविटी बढ़ा देता है। क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर है? अब आपके सिलेबस में क्या किया हुआ है यार, ठीक है, हमने आपको रेगुलेशन ये सारा समझा दिया, ये पूरा समझाने के लिए था। एक उदाहरण दे रखा है रेगुलेशन का, और वो भी प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में जो एग्जांपल दे रखा है वो एग्जैक्टली किसका दे रखा है बेटा, लैक ऑपिरॉन दे रखा है। अब ये ऑपिरॉन क्या होता है, कई बार यही नहीं पता चलता हमें, तो आते हैं जरा फटाफट से। तो हमारे पास सिलेबस में बेटा एग्जांपल दे रखा है किसका, जीन एक्सप्रेशन का। एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और वो भी किस में दे रखा है, वो भी दे रखा है प्रोकैरियोट्स में। वो भी किस में दे रखा है बेटा, प्रोकैरियोट्स में दे रखा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वो भी किस में दे रखा है, प्रोकैरियोट्स में दे रखा है, एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। 1 मिनट देना बेटा। अब सुनना ध्यान से, हम बात कर रहे हैं एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। ये क्या होता है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स में दे रखा है। किस में दे रखा है, प्रोकैरियोट्स में। उसमें यह दिखाया है कि किस तरीके से मेटाबॉलिक नीड के आधार पर जीन को कंट्रोल किया जाता है। यहां पर इन्होंने ऑपिरॉन मॉडल शो किया। अब ये ऑपिरॉन मॉडल क्या होता है समझो, ऑपिरॉन मॉडल, इसको समझा रहा हूं। ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है, समझना पहले पूरी बात को। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे ध्यान देना बेटा। मेरे पास, इसको समझो, मेरे पास मान लो ये प्रोकैरियोट का डीएनए दे रखा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये मेरे पास 1 2 3 4 ये स्ट्रक्चरल जीन है। मेरे पास कितनी स्ट्रक्चरल जीन है, 4। दिख रही है कितनी स्ट्रक्चरल जीन है, 4। ये प्रमोटर है,
ठीक है, ये रेगुलेटर सॉरी टर्मिनेटर है, याद है टर्मिनेटर? हां सर, ठीक। अब जरा ये देखो, ये वाली जीन रेगुलेटर जीन है, ये इसका अपना प्रमोटर और टर्मिनेटर है। इससे अपना एमआरएनए बनता है और उससे जो प्रोटीन बनती है उसका नाम रेगुलेटर प्रोटीन है। ये दो तरह की हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव कंट्रोल की या नेगेटिव कंट्रोल की, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल दोनों शो कर सकती है। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस अरेंजमेंट को क्या बोलोगे जिसमें एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर है और एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन है? सर ये तो पढ़ाया आपने, इसे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। इस अरेंजमेंट को सुनना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? हम ये लिख रहे हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास एक प्रमोटर हो और अगर मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन हो, एक से ज्यादा क्या हो? स्ट्रक्चरल जीन हो, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? दिस अरेंजमेंट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। दिस अरेंजमेंट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। इसको हमने नाम दे दिया पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सोचो, दिमाग लगाओ, इस अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक का नाम दे दिया। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है? सोचो, दिमाग लगाओ। हमने बोला है कि एक प्रमोटर और जिसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब एक से ज्यादा अगर स्ट्रक्चरल जीन हो और एक प्रमोटर हो, उसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो सर ऑपिरॉन क्या है? ऑपिरॉन का मतलब होता है कि जब एक रेगुलेटर जीन एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करे, इसका मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, ऑपिरॉन कंट्रोल है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? सुन ध्यान से बेटा। मान लो एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, उसे कह रहे हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब एक ही ड्राइवर चारों को लेकर जा रहा है, दैट इज ऑपिरॉन कंट्रोल। ड्राइवर मतलब कंट्रोल। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ध्यान सुनना बेटा, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि एक रेगुलेटर जीन अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करे, उसे ऑपिरॉन कहते हैं। तो व्हाट इज ऑपिरॉन? व्हाट इज ऑपिरॉन? सुनना ध्यान से, व्हाट इज ऑपिरॉन? तो ऑपिरॉन क्या होता है? ध्यान सुनेंगे। व्हेन वन रेगुलेटर जीन कंट्रोल मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑपिरॉन और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में। समझो ध्यान से, पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, ऑपिरॉन कंट्रोल है, और ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है। वाई, मान लो मैं आपसे सवाल पूछूं, वाई ऑपिरॉन इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट? रीजन, क्योंकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक ही प्रोकैरियोट में मिलता है। तो जब तक मेरे पास पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं मिलेगा तब तक ऑपिरॉन नहीं मिल सकता। तो आपको मैं यही समझा रहा हूं, व्हाट इज ऑपिरॉन? एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ऑपिरॉन मॉडल। तो ऑपिरॉन क्या है बेटा? ऑपिरॉन क्या है? कंट्रोल है, कंट्रोल है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है? कंडीशन है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है बेटा? अरेंजमेंट है। आ रही है समझ? नहीं। तो ऑपिरॉन मॉडल जो है, ऑपिरॉन कंट्रोल है। वेयर क्या हो रहा है? वन रेगुलेटर जीन, एक रेगुलेटर जीन कंट्रोल मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन। सही है? ये ऑपिरॉन है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है? अरेंजमेंट है। अब मुझे बताओ, पॉलीसिस्ट्रॉनिक ऑपिरॉन मॉडल पॉसिबल ओनली व्हेन पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन इज प्रेजेंट। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन इज प्रेजेंट। सोचो, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिर्फ किस में मिलती है? बताओ। पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट, ओनली इन प्रोकैरियोट्स। तो मैं आपको अब लैक्टोज
लैक ऑपिरॉन पढ़ाने जा रहा हूं, पर आपको बेसिक बात समझ में आ गई। ऑपिरॉन होता क्या है? ऑपिरॉन का मतलब एक ऐसा कंट्रोल जहां पर एक रेगुलेटर जीन एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने लगे प्रमोटर के थ्रू। समझो। और आप खुद बताओ मुझे, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो कितने स्टेप होते हैं? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। कंट्रोल कौन से स्टेप पे किया जाए? इनिशिएशन पे। इनिशिएशन कौन करता है? प्रमोटर करता है। तो कंट्रोल कहां किया जाए? प्रमोटर पे किया जाए। समझ में आ रही है बात? तो ऑपिरॉन एक ऐसा कंट्रोल है जहां पर एक रेगुलेटर जीन एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है। और ऑपिरॉन तभी पॉसिबल है जब पॉलीसिस्टोनिक होगा, और पॉलीसिस्टोनिक सिर्फ किस में मिलता है? प्रोकैरियोट्स में। तो इसका मतलब ऑपिरॉन भी प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। और याद करो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि मुझे पॉलीसिस्टोनिक चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम इससे बनेंगे, जितने भी एंजाइम, ध्यान दो बेटा, जितने भी एंजाइम इस पे बनेंगे, जैसे मान लो ये रेगुलेटर जीन हो गई, दिस इज रेगुलेटर जीन, ये कंट्रोल करेगी। ठीक है, ये कंट्रोल करेगी। अब ये मान लो स्ट्रक्चरल जीन है, ये 1 2 3 ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये इसका प्रमोटर है। मुझे कंट्रोल प्रमोटर पे क्यों करना है? क्योंकि इनिशिएशन भी रोकना है। अब मान लो मेरे पास इससे एंजाइम E1 बन गया, इससे एंजाइम E2 बन गया, इससे एंजाइम E3 बन गया। ये तीनों एंजाइम, ऑल 3 एंजाइम साथ यूज होते हैं, इसलिए मुझे पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन चाहिए होती है। यूज टुगेदर, किसी प्रोसेस में ये तीनों एंजाइम साथ यूज होते हैं, इसलिए मुझे ये चाहिए होती है पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। तो आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज ऑपिरॉन। ऑपिरॉन क्या है? ऑपिरॉन का मतलब एक रेगुलेटर जीन एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करे। अब हम क्या करते हैं, मान लो, मेरी बात सुनो, ये स्ट्रक्चरल जीन लैक्टोज को यूज करने के लिए चाहिए सेल में, तो इसलिए ऑपिरॉन का नाम लैक ऑपिरॉन। ये स्ट्रक्चरल जीन ट्रिप्टोफान को बनाने के लिए चाहिए, तो ट्रिप्टोफान ऑपिरॉन। इसका मतलब यह हुआ कि ई कोलाई में या किसी भी बैक्टीरिया में ये सारी स्ट्रक्चरल जीन एक कॉमन पर्पस के लिए काम करेंगे। चलो मिलकर लैक्टोज को तोड़ते हैं, 3 एंजाइम है, तीनों मिलकर लैक्टोज को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब तीनों साथ चाहिए जब भी चाहिए। ऐसे ही ये ट्रिप्टोफान को बनाना है, 5 एंजाइम चाहिए, पांचों जब तक नहीं होंगे ट्रिप्टोफान नहीं बनेगा। इसलिए वो कैसे अरेंज होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। ऐसे ही, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑपिरॉन के नाम रखते हैं अलग अलग। वैल ऑपिरॉन, लैक ऑपिरॉन, ट्रिप्टोफान ऑपिरॉन क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑपिरॉन की जो जीन होती है, या तो वो उस चीज को तोड़ने के लिए चाहिए, मतलब कैटाबोलिज्म के लिए चाहिए, या उस चीज को बनाने के लिए चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर मेटाबोलाइट जैसे कि लैक्टोज को या तो तोड़ने के लिए चाहिए या बनाने के लिए चाहिए, उस हिसाब से हम ऑपिरॉन के नाम रखते हैं। तो जैसे मान लो मैंने नाम रख दिया लैक ऑपिरॉन, सुनना ध्यान से, मैंने नाम रख दिया, देखो एग्जांपल रख देता हूं मैं, जैसे मैंने नाम रख दिया लैक ऑपिरॉन, तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए चाहिए। वैल ऑपिरॉन, वैलिन को बनाने के लिए चाहिए। ठीक है। ट्रिप ऑपिरॉन, ट्रिप्टोफान को बनाने के लिए चाहिए। ऐसे ऑपिरॉन के नाम रखे जाते हैं, वैल, ट्रिप, अरेबिनोज। अरेब का मतलब होता है अरेबिनोज, अरेब ऑपिरॉन। और ऑपिरॉन सिर्फ किस में मिलता है? प्रोकैरियोट्स में। कोई डाउट है कि नहीं? बताओ, ऑपिरॉन किस में मिलता है? प्रोकैरियोट्स में। सर एक चीज और आप बताओ, हमें एक बच्चा अचानक से मन में आती है, यार सर आपने प्रोकैरियोट यूकैरियोट काफी लिखवाया है, क्यों ना आप एक सिंगल जगह बता दो हमें कि किस क्या क्या चीज प्रोकैरियोट्स में होती है। हाँ बेटा, ये बताना चाहिए मुझे, ठीक है ना, ये मुझे बताना चाहिए। तू मत करियो कुछ भी, तेरे जीवन की पढ़ाई के सारे काम मैं करूंगा, उसके बाद भी डॉक्टर नहीं बनाना तो कूटूंगा फिर मैं, ठीक है। हाँ, कंटाप तो अलग लगेंगे, कूटूंगा अलग, सही है, ध्यान रखिए इस बात का। हाँ, एनसीईआरटी तुम पढ़वा लो मेरे से, ठीक है। हाँ, डिटेल लेक्चर तुम पढ़ लो, है ना, शॉर्ट नोट तुम ले लो, और उसके बाद भी नहीं बने फिर पिटाई और लिखाओगे, ध्यान रखना। हाँ, बाई चांस कभी कहीं मिल गए कि सर मैं आपसे इस बैच में पढ़ा था और आपने सर बहुत अच्छा पढ़ा है, पर मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ, पहले तो कंटाप मारूंगा, फिर मैं कहूंगा वेरी गुड बेटा, लाइफ में अच्छा कर रही हो, ठीक है। और क्यों मारूंगा कंटाप, समझ में आ गई? हाँ, ये पता होगा तुझे। अब मैं 1 घंटे से खाली रेगुलेशन पढ़ा रहा हूँ, कैसे करते हैं, ध्यान से सुनेगा, सारा समझ आएगा। पहले सुन ध्यान से मैंने क्या पढ़ाया। रेगुलेशन का मतलब लेवल पढ़ा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ा दिया, स्ट्रक्चरल रेगुलेटर जीन पढ़ा दिया, कॉन्स्टिट्यूटिव नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव सिखा दिया, समझ में आ गया। ऑपिरॉन का मतलब समझा दिया, और ऑपिरॉन पॉलीसिस्टोनिक से कैसे रिलेट है ये बता दिया। पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट को कहते हैं। ऑपिरॉन एक प्रकार का कंट्रोल होता है, और सिर्फ किस में मिलता है? प्रोकैरियोट। सर लैक ऑपिरॉन आपको डिटेल पढ़ाना? हाँ बेटा,
लैक ऑपिरॉन किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड। वो उन्होंने क्या किया था? लैक्टोज के थ्रू समझाया था कि ऑपिरॉन कैसे काम करता है। आ जाओ, बहुत आसान है, सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। देखो, ये हमारा वो फेवरेट सेल है जिसका नाम ई कोलाई है। ये मैंने बीकर बना रखा है, इसका मतलब मैं मीडियम ले रहा हूं। ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं। मेरे पास ये लैक्टोज है, मुझे बताओ लैक्टोज एक डायासैकराइड है कि नहीं? बताओ सर, लैक्टोज एक डायासैकराइड है। डायासैकराइड मतलब इसमें 2 शुगर होती है। लैक्टोज किसका बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। हां सर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का लैक्टोज बना हुआ है, सही है। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज नहीं, गैलेक्टोज आगे होता है बेटा, बीटा 1,4 लिंकेज होती है। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का बना हुआ है, और इसमें लैक्टोज को हम कई बार ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ग्लाइकोसाइड क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यह डायग्राम एक एंजाइम का है जिसका नाम परमीएज है, और यह एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। आप अगर ध्यान से देखो, मेरे पास लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज है जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बीटा 1,4 होती है। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करेगा? ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा बेटा? कौन तोड़ेगा? हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये बॉन्ड तोड़ देगा। कोई डाउट है? सोच लो ध्यान से। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, लैक ऑपिरॉन के लिए सुनना ध्यान से। लैक ऑपिरॉन को समझाना है मैंने, पर सबसे पहले कुछ बेसिक बात समझ लो। लैक्टोज एक प्रकार का डायसैकराइड है, उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है, और सेल का प्रेफरेंस ग्लूकोज के लिए होता है। एक्चुअल में आपको यह समझना पड़ेगा, मैं लैक ऑपिरॉन के कुछ बेसिक बता रहा हूं आपको, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ई कोलाई का प्रीफर सोर्स इज ग्लूकोज। उसको ग्लूकोज पसंद है। जब ग्लूकोज एब्सेंट हो, जब ग्लूकोज ना हो मीडियम में, एब्सेंट इन मीडियम, अगर ग्लूकोज मीडियम में नहीं है एंड लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट, एक बच्चा कहेगा सर अगर ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है, प्रीफर का क्या मतलब हुआ? फिर प्रीफर का मतलब वो ग्लूकोज प्रीफर करेगा अगर ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज नहीं है तब वो दूसरी तरफ देखेगा। समझ इस बात को। तो ग्लूकोज एब्सेंट इन मीडियम एंड लैक्टोज प्रेजेंट, देन क्या करेगा? ई कोलाई 3 एंजाइम बनाता है। मैंने कहा ना मेटाबॉलिक नीड, 3 एंजाइम की सिंथेसिस करता है टू मेटाबोलाइज लैक्टोज। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि ई कोलाई का फेवरेट है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज मीडियम में है तो उसका काम है कि लैक्टोज यूज करे। ये रहा लैक्टोज, ये लैक्टोज मैंने मीडियम में डाल रखा है। तो वो 3 तरह के एंजाइम बनाता है। पहला एंजाइम एक चैनल होता है। पहला एंजाइम क्या होता है? चैनल। मतलब इसके डीएनए से, ये जो इसका ई कोलाई का डीएनए है, इससे 3 एंजाइम बने। एक ये चैनल बना है, और एक चीज और बनती है जिसका हम रोल नहीं पढ़ाते, जिसका नाम है ट्रांसएसिटाइलेज। सुन लो ध्यान से, ये 3 एंजाइम बनाता है। कौन कौन से? पहला मान लो परमीएज। ये तो परमीएज क्या काम करता है? परमीएज चैनल है, उससे क्या होगा? लैक्टोज सेल के अंदर जाएगा। भाई चैनल क्या करता है? पैसिव मूवमेंट करता है, N2 सेल, तो सेल के अंदर लैक्टोज जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हम आपको दिखाएंगे कि लैक्टोज के होने की वजह से किस प्रकार से, किस तरीके से ई कोलाई ने 3 एंजाइम बनाए। एक तरीके से हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कंट्रोल का, और ये कौन सा कंट्रोल है? एक मेटाबॉलिक कंट्रोल है। कौन सा कंट्रोल है? मेटाबॉलिक कंट्रोल है। मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ सम सबस्ट्रेट अलाउ ई कोलाई सेल टू सिंथेसाइज 3 एंजाइम। 3 एंजाइम बनाएगा लैक्टोज को यूज करने के लिए।
पहले एंजाइम का नाम है परमिएज। ये एंजाइम नहीं, एक तरह का चैनल होता है जिसकी मदद से लैक्टोज अंदर जाता है। तो लैक्टोज किसकी मदद से अंदर जाता है? परमिएज की मदद से। ये दिख रहा है बेटा, दिस इज परमिएज। इसकी मदद से लैक्टोज अंदर जाता है। ये परमिएज है, दिस इज परमिएज। इसकी मदद से लैक्टोज अंदर जाता है। ठीक है, ये एंजाइम है जिसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? इस लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और किसमें? गैलेक्टोज में। और ये बेटा ट्रांस एसिटाइलेज है। इसका रोल तो नहीं पढ़ना, पर ये एसिटाइल ग्रुप जोड़ता है, तो ट्रांस एसिटाइलेज है। ठीक है, 3 एंजाइम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके सिलेबस में 3 एंजाइम है। पहला दिस वन, सेकंड दिस। ये 3 एंजाइम किस लिए चाहिए? लैक्टोज को यूज करने के लिए। अब मुझे बताओ, अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो ये एंजाइम बनाने चाहिए? खुद बताओ, क्या आपको पूरी बात समझ में आ रही है? रिपीट करता हूं, ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है? ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया। उसका फेवरेट सोर्स क्या है? सर ग्लूकोज यूज करेगा। लैक्टोज कब यूज करेगा? जब ग्लूकोज ना हो तब लैक्टोज यूज करेगा, अगर मीडियम में। लैक्टोज यूज करने के लिए उसे क्या चाहिए? 3 एंजाइम चाहिए। एक एंजाइम परमिएज, चैनल है, उसके थ्रू सेल के अंदर जाएगा। दूसरा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो क्या करेगा? लैक्टोज क्या है? 2 शुगर का बना है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। कौन सी लिंकेज है? बीटा 1,4, उसको तोड़ देगा। लैक्टोज को इसलिए हम ग्लाइकोसाइड भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है? उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्लियर हो गई बात? हां सर, ठीक है। अब उसने क्या किया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने क्या किया बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने ये तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया उसने? लैक्टोज को तोड़ दिया। ये लैक्टोज है, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करा अंदर जाके। ठीक है, तो जब लैक्टोज को तोड़ा तो ग्लूकोज गैलेक्टोज मिला, ई कोलाई दोनों को यूज कर रहा है। तो 3, ये तीसरे का आपको रोल नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी ने, और पढ़ो भी मत। ट्रांस एसिटाइलेज, पर ये कहती है कि 3 एंजाइम चाहिए। और 3 एंजाइम वो कब बनाए? जब मीडियम में लैक्टोज हो। मीडियम में ना हो तो सर ना बनाए, किस लिए बनाएगा भाई? बताओ, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो क्यों बनाएगा 3 एंजाइम? तो मैं आपको यह सिखाऊंगा अभी कि कैसे सेल कंट्रोल करता है कि ये 3 एंजाइम बनाने हैं। इस कंट्रोल को लैक ऑपिरॉन कहते हैं, और वो लैक ऑपिरॉन किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड, फ्रांसिस जैकब मोनार्ड। तो आप साइंटिस्ट के नाम ऐसे याद कर लो, जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने लैक ऑपिरॉन को इलूसिडेट किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, क्लियर है? सही है, आ जाओ। लैक ऑपिरॉन देखने में कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से सुनना, देखने में कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये रहा, देखो, दिस इज लैक ऑपिरॉन। सुनना, देखो, पहले देख लो। लैक ऑपिरॉन की ये जो जीन है, ये रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन है। ठीक है, क्या है? रेगुलेटर जीन। इस रेगुलेटर जीन का नाम लैक आई रखा हुआ है। लैक आई जो है बेटा, रेगुलेटर जीन है। और एनसीईआरटी लिखती है आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, आई का मतलब है इनहिबिटर। आई का मतलब एक तरीके से इनहिबिट करेगा। तो ये लैक्टोज को लेकर है ना, रेगुलेटर जीन। अब ये जो रेगुलेटर जीन है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ बेटा? इसका प्रोडक्ट एक रेगुलेटर प्रोटीन होगा। अब आपको अगर मैं कहूं ये रेगुलेटर प्रोटीन रिप्रेसर है, रिप्रेसर मतलब कौन सा कंट्रोल हो गया बताओ? अगर ये रिप्रेसर है तो कौन सा कंट्रोल हो गया? नेगेटिव कंट्रोल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये रिप्रेसर है और ये मेरे पास कौन सा कंट्रोल हो गया? नेगेटिव कंट्रोल हो गया। अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ। तो हमारे पास वो रेगुलेटर जीन है, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास वो रेगुलेटर जीन है जो मैंने यहां लिखा है, ठीक है, तो उसका नाम लैक आई है। अब ये मेरे पास बेटा प्रमोटर है, ध्यान सुनेंगे, ये पूरा मेरे पास प्रमोटर है। इस प्रमोटर पर एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है जिसे ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर है, ये ग्रीन वाला ऑपरेटर है, ये पूरा प्रमोटर है। अगर मैं कोई चीज प्रमोटर पे कंट्रोल करता हूं, अगर मैं कंट्रोल करता हूं प्रमोटर पे, कंट्रोल ऑन प्रमोटर, तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं? इनिशिएशन कंट्रोल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इनिशिएशन कंट्रोल कर रहा हूं। यह समझ में आया कि नहीं बताओ? पहले सबसे पहले आपको यह समझ में आया लैक आई क्या है? लैक ऑपिरॉन की रेगुलेटर जीन है। उसका जो प्रोडक्ट है वो एक रेगुलेटर प्रोटीन है जो रिप्रेसर है। तो कौन सा कंट्रोल? नेगेटिव। लैक आई को हमने क्या बोला? आई मतलब इनहिबिटर। एक मिनट दो बेटा, पानी पी लें।
आ जाओ। लैक आई क्या है बेटा? रेगुलेटर जीन। ठीक है, अब देखो यहां 3 स्ट्रक्चरल जीन है, ये टर्मिनेटर है, यहां 3 स्ट्रक्चरल जीन है। तीनों को आप ऐसे याद करोगे जेड, वाई और ए। और इनके आगे देखो, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपने अगर बेटा बायोटेक पढ़ी है और पढ़ोगे तो वहां स्मॉल लेटर से दिखाते हैं जीन को। तो यहां पे क्या लिखते हैं? लैक के साथ स्मॉल आई, लैक के साथ स्मॉल जेड और लैक के साथ जेड वाई, ये लिखना ना, सीक्वेंस में लिखते। 3 जीन है बेटा, जेड वाई है, तो जेड, वाई और ए, और तीनों के साथ लैक लिख देते हैं। लैक याद करो पहले से, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, 3 स्ट्रक्चरल जीन है। और ये तीनों कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं ये देख लो। ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन सी जीन बनाती है? लैक जेड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग। ये बनाता है परमिएज। कौन? लैक वाई। और लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम किसके लिए चाहिए? लैक्टोज को यूज करने के लिए, मेटाबोलाइज लैक्टोज। किस लिए चाहिए? मेटाबोलाइज लैक्टोज। नीट में कैसे याद करके जाओगे? ऐसे, नीट में ऐसे याद करके जाओगे सर, ऐसे करेंगे हम, जेड वाई ए, गैलेक्टोसाइडेज का जी पी टी, तो लैक जेड वाई ए, जी का मतलब गैलेक्टोसाइडेज, पी का मतलब परमीज, टी का मतलब ट्रांस एसिटाइलेज। कंट्रोल समझो अब क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना कंट्रोल क्या होगा। ये मेरे पास रेगुलेटर जीन है, ये मेरे पास रेगुलेटर जीन है जिसका प्रोडक्ट रेगुलेटर प्रोटीन है जिसे हम रिप्रेसर कह रहे हैं। ये एक प्रकार का नेगेटिव कंट्रोल है, सही है सर? ठीक है, ये मेरे पास ऑपरेटर है। ठीक है, सुनो, पहले सुन लो, पूरी बात सुन लो। लैक आई एक रेगुलेटर जीन है जिसका प्रोडक्ट रेगुलेटर प्रोटीन है। अगर वो रिप्रेसर है तो नेगेटिव कंट्रोल है क्योंकि रोकेगा। प्रोमोटर पर एक रीजन होता है, सीक्वेंस होता है, उसे ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर एक तरीके से प्रमोटर का हिस्सा है पर डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम मतलब इस साइड है, डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है ऑपरेटर कहलाता है, इसको हम ओ से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर मेरे पास ये रिप्रेसर बाइंड करती है। क्लियर है? जेड वाई ए 3 स्ट्रक्चरल जीन है, तो एक बनाती है गैलेक्टोसाइडेज, एक बनाती है परमिएज, एक बनाती है ट्रांसएसिटाइलेज। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, जीपीटी। अब मुझे बताओ, अब मैं 2 केस बता रहा हूं। सबसे पहले मैं केस 1 बता रहा हूं, ये समझ में आ रहा है क्या भाई? सर लैक आई आपने पढ़ा है रेगुलेटर जीन, उससे क्या बनता है? सर एमआरएनए बनेगा। उससे क्या बनेगा? ये एक प्रोटीन बनेगी जिसका नाम रेगुलेटर है, और ये कैसी प्रोटीन है? रिप्रेसर है। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं। ये रेगुलेटर और रिप्रेसर लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, रेगुलेटर रिप्रेसर। क्लियर? अब सुनो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। केस 1, केस 1 ऊपर लिख देते हैं, लैक्टोज एब्सेंट इन मीडियम। लैक्टोज मीडियम में नहीं है। मुझे बताओ, अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो क्या होना चाहिए? खुद बताओ, खुद बताओ। अच्छा ये क्या है बेटा? ये लैक जेड है, दिस इज लैक वाई और लैक ए, तीनों के अलग अलग ये एमआरएनए है। ये 3 एमआरएनए बन गए हमारे पास, और 3 एमआरएनए से मेरे पास 3 एंजाइम बन गए। ये कौन से? गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, ट्रांसएसिटाइलेज। अब पहला केस क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो सिंपल सा है, बहुत मुश्किल नहीं होता ये। केस 1 क्या लिखा मैंने? केस 1 लैक्टोज मीडियम में नहीं है। अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो ये एंजाइम बनने चाहिए। खुद बताओ, खुद से सोचो इसे। नो नीड ऑफ जीन लैक जेड, लैक वाई और लैक ए टू ट्रांसक्राइब। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा एग्जैक्टली? देखो, अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है,
ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, मैं बना देता हूं इसको, ध्यान देंगे। दिस रिप्रेसर प्रोटीन देखो, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है बेटा, देखो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जाकर लग जाएगी इस रीजन पर जिसे ऑपरेटर कह रहे हैं। समझना ध्यान से, ये मेरे पास प्रोमोटर है। दिस कंप्लीट रीजन इज प्रोमोटर। इसका ये एक पार्ट है जिसे ऑपरेटर कह रहे हैं। इसे क्या कह रहे हैं? ऑपरेटर। तो मैंने लिखा लैक्टोज एब्सेंट इन मीडियम। अगर लैक्टोज नहीं होता तो ये रिप्रेसर जो है, जो ये रिप्रेसर है, ये जाकर लग जाता है यहां पर ऐसे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रिप्रेसर यहां था वो चला गया यहां पर। कोई डाउट है? अब क्या होगा? ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसकी एफिनिटी घट जाएगी। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है बेटा, ये लग नहीं पाएगा प्रमोटर पे, और आगे तो क्या ही बढ़ेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जा नहीं पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज यहां अटैच ही नहीं हो पाएगा, और तो आगे कैसे जाएगा? उसका आगे जाना कैंसिल हो जाएगा। यह चीज नहीं हो पाएगी। अगर यह नहीं हो पाई तो ये तीनों एंजाइम नहीं बनेंगे। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि लैक्टोज एब्सेंट इन मीडियम, रिप्रेसर बाइंड ऑन ऑपरेटर, और ऑपरेटर किसका पार्ट है? प्रमोटर का। उससे क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज नॉट एबल टू बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज नॉट एबल टू बाइंड ऑन प्रमोटर। और क्या नहीं होगी? इनिशिएशन नहीं होगी। ठीक है, नो इनिशिएशन। तो अगर इनिशिएशन नहीं हुई, एंड हेंस आरएनए नॉट फॉर्म, अगर आरएनए नहीं बने तो नो एंजाइम्स, कोई एंजाइम भी नहीं बनेंगे। सिंपल है कि नहीं? बताओ। सिंपल सा लॉजिक है कि ये नेगेटिव रेगुलेशन क्यों है? क्योंकि रिप्रेसर ने जाकर यहां ऑपरेटर पर बाइंड किया, इसको आगे जाने नहीं दिया। किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता। ऐसे ये आगे नहीं जा पाता। अगर ये आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये लग नहीं पा रहा है। लग क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि इसके लगने की वजह से इसकी एफिनिटी इस पे लगने की बंद कम हो गई। तो कौन सा स्टेप रोका इसने? इनिशिएशन। तो ये तीनों ही नहीं बनेंगे, ये तीनों एंजाइम नहीं बनेंगे। तो तीनों एंजाइम कब नहीं बनेंगे? जब लैक्टोज एब्सेंट है। लैक्टोज एब्सेंट होने का मतलब मुझे चाहिए भी नहीं। अब जरा केस सेकंड सुनना। केस टू है लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडियम। लैक्टोज मीडियम में है। क्लियर है? केस 2 क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडियम। लैक्टोज मीडियम में अब देखो होता क्या है। लैक्टोज मीडियम में होता है, ये रहा लैक्टोज आपका। तो जैसे ही लैक्टोज मीडियम में होता है, वो आकर इसके साथ जुड़ जाता है। लैक्टोज इसके साथ जुड़ गया। यहां पर समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब लैक्टोज मीडियम में है, इसको सोचो, ये मेरे पास बेटा रिप्रेसर है। देखो ये लैक्टोज है, ये मीडियम में है। तो जैसे ही लैक्टोज मीडियम में आता है, वो आकर इसके साथ जुड़ जाता है और इसकी शेप खराब हो जाती है। इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है। ऐसी शेप हो गई क्योंकि इस पर क्या जुड़ गया भाई? इस पे लैक्टोज जुड़ गया है। शेप चेंज हो गई है। आपको समझ में आ रहा है? शेप चेंज हो गई है। उस वजह से क्या होगा? उस वजह से ये लग नहीं पाएगा इस पर। ये अब इस पर लग नहीं पाएगा, इस पर नहीं लग पाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज अपना मस्त यहां लगेगा और आगे से बनाता हुआ चलेगा, और ये तीनों एंजाइम मिलने लगेंगे, जो फाइनली किसको यूज कर रहे हैं? लैक्टोज को। ये तीनों एंजाइम जो मिलने लगेंगे, ये तीनों एंजाइम फाइनली किसको यूज करवा रहे हैं? लैक्टोज को तोड़वा रहे हैं ना। ये लैक्टोज है जिससे क्या बनवा रहे हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो अगर मैं आपसे कहूं कि केस 2 क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडियम, तो देखो क्या होगा।
लैक्टोज बाइंड टू रिप्रेसर, अगर वो रिप्रेसर पे बाइंड कर गया तो ये लैक्टोज है और इससे बना हुआ ये क्या था, रिप्रेसर। तो लैक्टोज रिप्रेसर पे बाइंड कर गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, रिप्रेसर नॉट एबल टू बाइंड, रिप्रेसर नॉट एबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर पर जा ही नहीं पा रहा। ये जो रिप्रेसर है ये अब ऑपरेटर पर लग ही नहीं पा रहा, जा ही नहीं पा रहा। तो उससे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड टू प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा, ऑल थ्री एंजाइम फॉर्म, जो किसको यूज करेंगे, विच यूज लैक्टोज। और जैसे ही लैक्टोज को यूज कर लेंगे, सुनना ध्यान से, विच यूज लैक्टोज, जैसे ही लैक्टोज को यूज करेंगे, ठीक है, लैक्टोज को यूज करेंगे तीनों एंजाइम, व्हेन लैक्टोज यूज्ड अप, जैसे ही लैक्टोज खत्म हो जाएगा, तो भाई जैसे ही लैक्टोज खत्म होगा तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा, रिप्रेसर फ्री हो जाएगा, फिर से बंद कर देगा, रिप्रेसर फ्री एंड अगेन क्लोज ऑपिरॉन, ऑपिरॉन को फिर बंद कर देगा। समझो मैं क्या बोला, मैंने बोला कि भाई ये लैक्टोज यहां लग गया, ये जो रिप्रेसर है ये यहां नहीं लग पा रहा। अब क्या हो रहा है, ये तीनों एंजाइम यूज तो लैक्टोज को ही कर रहे हैं ना, खाते खाते वो ये वाला लैक्टोज भी खा जाएंगे जो रिप्रेसर को लगा हुआ है। जैसे ही लैक्टोज खत्म होगा, रिप्रेसर की शेप वापसी ऐसी आ जाएगी और ये जाकर इसको बंद कर देगा। ये है बस लैक ऑपिरॉन, इससे ज्यादा नहीं है। आप समझो, लैक ऑपिरॉन सिर्फ यही है। आपको यह समझ में आना चाहिए कि रिप्रेसर कौन है, रेगुलेटर प्रोटीन से बना है, क्या करता है, ऑपरेटर पे बाइंड करता है, रोकता है। लेकिन जब लैक्टोज मीडियम में है, लैक्टोज ने रिप्रेसर को रोक दिया, इसलिए लैक्टोज को हम कहते हैं इंड्यूसर। समझो ध्यान से मैंने क्या बोला, हम लैक्टोज को क्या बोलते हैं, इंड्यूसर। तो हम इस चीज को बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि ये कैसा टाइप ऑफ रेगुलेशन है, नेगेटिव रेगुलेशन है। वाई नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेटर प्रोटीन क्या बना रही है बेटा, रेगुलेटर प्रोटीन प्रोड्यूस रिप्रेसर, वो रिप्रेसर बनाती है जो रोकता है। अब रोल ऑफ रेगुलेटर प्रोटीन रिप्रेसर, नेगेटिव कंट्रोल हो गया। रोल ऑफ लैक्टोज, इट कैन स्टार्ट ऑपिरॉन, एक तरीके से ऑपिरॉन को स्टार्ट कर रहा है आफ्टर बाइंडिंग ऑन रिप्रेसर, बाइंडिंग ऑन रिप्रेसर, रिप्रेसर पे बाइंड करने के बाद ऑपिरॉन को स्टार्ट कर रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज के रोल को इंड्यूसर। क्या बोलेंगे बेटा, इंड्यूसर बोलेंगे। इंड्यूसर समझ में आता है, ये एक तरीके से स्टार्ट कर रहा है। मैं एक चीज आपको और समझाता हूं, देखो अब देखना एक बार फिर से, इसको समझना। ये आपके पास डीएनए है, ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये आपके पास डीएनए है, ये हो सकता है आपके पास, ये मेरे पास वो रेगुलेटर जीन है, और ये मेरे पास यहां पर स्ट्रक्चरल जीन्स है, और ये मेरे पास यहां प्रमोटर है जिस पे ऑपरेटर होगा। तो ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, जिनके नाम मैं लिख देता हूं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, और इसके बाद ये टर्मिनेटर है। ये प्रमोटर है जिसका यहां पर ऑपरेटर है। ये लैक आई जीन है जो क्या बनाती है, रिप्रेसर बनाती है, ऐसे, ठीक है। अब ये सब किसके अंदर है मुझे बताओ, ये है तो सेल के अंदर ना, ये सब किसके अंदर है, मुझे खुद से सोच के बताओ, ये सब किसके अंदर है तो ये ई कोलाई के अंदर ना, ये सारा ई कोलाई के अंदर है कि नहीं बताओ, ये सब ई कोलाई के अंदर हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है, ये सब ई कोलाई के अंदर हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि ये अगर मीडियम है, देखो इससे क्या बन रहा है,
सर इससे इन तीनों से क्या क्या बन रहा है? मुझे ट्रांस एसिटाइलेज को तो नहीं पढ़ना, लेकिन मुझे यह तो पता है कि इससे परमिएज बन रहा है जो एक चैनल था, और इससे एक एंजाइम बन रहा है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये बन रहा है। अब ये परमिएज क्या करता है? परमिएज आकर यहां लग जाता है, ऐसे देखो, परमिएज यहां लग जाता है ना बेटा, परमिएज यहां लग जाता है। दिस इज परमिएज, दिस इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये गैलेक्टोज को, उसको लैक्टोज को तोड़ता है। अब सवाल यह है कि आप मीडियम में लैक्टोज यहां डालते हैं, आप समझो ध्यान से, लैक्टोज आप बाहर डालते हो, लैक्टोज आप कहां डालते हो? बाहर। समझना ध्यान से मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूं। देखो, आप लैक्टोज बाहर डालते हो, लेकिन लैक्टोज को अंदर होना चाहिए लैक ऑपिरोन को खोलने के लिए, यहां इसके साथ, तभी खोल पाएगा। सवाल यह है कि लैक्टोज को अंदर ले जाने के लिए परमिएज चाहिए, लेकिन परमिएज को बनाने के लिए भी लैक्टोज चाहिए अंदर, ऐसे तभी बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं, अभी नॉर्मल केस है, अभी मान लो ये लैक्टोज नहीं था, अगर लैक्टोज नहीं होता है तो ये जाकर, ध्यान दे बेटा, अगर लैक्टोज नहीं होता है तो ये जाकर, देखो एक मिनट, जैसे ये मान लो रिप्रेसर है, अगर लैक्टोज नहीं होता तो रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पे लगता और आरएनए पॉलीमरेज को नहीं बनाने देता, ये तीनों एंजाइम नहीं बनते। अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज किस पे जाके जुड़ता है? रिप्रेसर पे, इसको जाने नहीं देता ऑपरेटर पे। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि लैक्टोज को अंदर ले जाने के लिए, समझो इस बात को बेटा, लैक्टोज को अंदर ले जाने के लिए भी मुझे चैनल की जरूरत है। सुनना ध्यान से, लैक्टोज को अंदर ले जाने के लिए चैनल चाहिए, और इस चैनल को बनाने के लिए भी लैक्टोज यहां चाहिए। तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि ऐसा कैसे होता है। तो एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि थोड़ा बहुत तो ये ऑपिरोन हमेशा एक्सप्रेस करता है। एनसीईआरटी ने लिखा, आप चेक करना, कि स्मॉल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब थोड़ा बहुत ऑपिरोन हमेशा एक्सप्रेस करता, ऑलवेज देयर, मतलब थोड़े बहुत चैनल बनते रहते हैं, लेकिन जैसे ही लैक्टोज, देखो ये चैनल है यहां पे, जैसे ही लैक्टोज इन चैनल से जो थोड़े बहुत बने हुए अंदर गया, इस पर लगा, अचानक से ओपिरोन एक्टिव हो गया। उस ओपिरोन ने क्या किया? ये बनाना शुरू कर दिया। तो वैसे ही मेरे पास बेटा काफी सारे चैनल्स बनने लग जाते हैं। जैसे ही मेरे पास ये चीज होती है, काफी सारे चैनल्स बनने लग जाते हैं, जो फटाफट से ज्यादा लैक्टोज अंदर लाता है, और लैक्टोज को फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देखो ये लैक्टोज बाहर से ऐसे अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। अब इस पर कौन काम कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये रहा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा और लैक्टोज को तोड़ देगा किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। जब ये लैक्टोज टूटने लगेगा तो ये वाला भी तो टूट जाएगा, फाइनली ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये फ्री होके जाकर फिर से बंद कर देगा। देखो कैसे समझ रहे हैं हम ये समझ रहे हैं, मान लो लैक्टोज मीडियम में नहीं है, मेरे पास कोई लैक्टोज मीडियम में नहीं है, अभी है ही नहीं, मान लो लैक्टोज है ही नहीं मीडियम में, ये इसको मान लो ये भी नहीं है, तो क्या होता है? ये जाकर यहां लग जाता है और लैक ऑपिरोन बंद कर देता है। अब मान लो आपने लैक्टोज मीडियम में डाला, सवाल यह है कि लैक्टोज काम तो अंदर करता है, पर उसको अंदर जाने के लिए भी तो परमिएज चाहिए, ऐसे थोड़ी काम करेगा, परमिएज चाहिए। तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई थोड़ा बहुत परमिएज और गैलेक्टोसाइडेज बना रहता है, पहले भी थोड़ा सा बना रहता है। अब क्या होता है, जैसे ही आप मीडियम में लैक्टोज डालते हो, ये लैक्टोज अंदर आना शुरू कर देता है। जैसे ये अंदर आता है तो ये खोज के बाइंड कर जाता है इस पे, ये लग जाता है इस पे। जैसे ही इस पे लगता है या ये इस पे लगता है तो इसको लगने नहीं देता उस पे, या हम ये कह सकते थे कि ये यहां लगा हुआ था, तो लैक्टोज आता है ऐसे और वो इस पर लग जाता है और इसको हटा ले जाता है। इसको क्या करता है, दोनों को ये हट जाता है, लैक्टोज के साथ लगा हुआ है। अब क्या कर रहा है, जो भी लैक्टोज है वो अपने अंदर जा रहा है
और अंदर जा रहा है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको तोड़ रहा है, किसमें? ग्लूकोज गैलेक्टोज में। और आपको पता है मीडियम में अभी लैक्टोज है, मीडियम में लैक्टोज है, अभी काफी सारा लैक्टोज है, तो वो अंदर जाता रहेगा। आप समझ रहे हो? ये वाला लैक्टोज अपना अंदर जाता रहेगा, यूज होता रहेगा। एक टाइम आएगा कि ये सारा लैक्टोज मीडियम का खत्म हो जाएगा। चलो, मीडियम का सारा लैक्टोज अंदर चला गया, धीरे धीरे खर्च होता गया, खत्म हो गया। अब जब ये लैक्टोज भी खत्म हो जाएगा तो ये एंजाइम ये वाला भी खा जाएगा, और ये वाला भी खा जाएगा, तो अब ये खाली हो गया ना, ये जाकर बंद कर देगा फिर से। इसे कहते हैं स्विच बनना। समझ में आया नहीं आया? दोबारा देखना मैंने क्या समझाया। मैंने समझाया, एनसीईआरटी ने बोला है स्मॉल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज देयर। क्यों? क्योंकि लैक्टोज थोड़ा बहुत तो अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज जब तक अंदर नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। हम क्या बोल रहे हैं समझो, हमने बोला कि अभी ये बंद है, मान लो ऐसे, अभी बंद है ऐसे, तो मेरे पास क्या होगा, लैक्टोज जब अंदर जाएगा तो वो उसको हटा देगा, वहां से हटा दिया उसको, रिप्रेसर को वहां से हटा दिया। अब क्या होगा, हमारे पास लैक्टोज अंदर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। देख रहे हो, लैक्टोज अंदर जा रहे हैं, ये देखो यहां अंदर आ रहे हैं, और उसको किसमें तोड़ रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ दिया। जब वो सारे लैक्टोज तोड़ेगा और बाहर से अंदर नहीं आ रहे होंगे, तो वो ये वाला भी तोड़ देगा। उसने ये वाला भी तोड़ दिया, खत्म। तो ये तोड़ते ही खाली हो गया ना, ये फिर बंद कर देगा। ठीक है, अब ये पूरा लैक्टोज खर्च हो गया। अब जब मीडियम में दोबारा लैक्टोज आएगा, इसको हटा लेंगे वहां से। समझ में आई कि नहीं बताओ? ये है लैक ऑपेरॉन। आराम से समझो, सारी चीजें समझ आएंगी। बस इसके कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मान लो मैं लैक जेड जीन में म्यूटेशन कर दूं। अगर लैक जेड जीन में म्यूटेशन करोगे तो ये नहीं बनेगा ना, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर नहीं बना तो क्या होगा? ये डाइजेशन नहीं होगा। तो अगर ये डाइजेशन नहीं होगा तो लैक्टोज ऐसे का ऐसा सेल के अंदर बना रहेगा, तो वो अपना इसके साथ भी लगा रहेगा। तो ओपेरॉन अपना खुला रहेगा, लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज मतलब ये टूट ही नहीं रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो समझ में आया? बताओ, सोचो, एकदम दिमाग लगा के सोचो। रीड करना एनसीईआरटी, एक एक लाइन समझ में आएगी। इसमें एक लाइन लिखी है लास्ट में, इसका पॉजिटिव कंट्रोल है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। 2011 में एक एम्स का क्वेश्चन आया था, उसमें आया था। आने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल। उसमें हम साइक्लिक एएमपी करके पढ़ाते हैं कि भाई साइक्लिक एएमपी बन जाता है, उसकी वजह से एक कैप प्रोटीन बनती है, साइक्लिक एएमपी बनता है, और वो पॉजिटिव रेगुलेशन है। वो मतलब लास्ट ईयर तो मैंने पढ़ाया था, मैं चाह नहीं रहा इस साल पढ़ाना। रीजन क्या है? क्योंकि वो आएगा नहीं। तो आपको लैक ऑपेरॉन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जीन्स आ सकती हैं, स्ट्रक्चरल जीन के नाम, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि भाई देखो ये जीन ऐसे है, ये जीन ऐसे, ये तरह की चीजें पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इस पे। यहां तक क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो ये लेक्चर जो आपका रेगुलेशन का है, इसमें आपको पहले मैंने काफी देर तक रेगुलेशन समझाया ताकि लैक ऑपेरॉन आसानी से समझ आ जाए। नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन, ऑपरेटर क्या होता है, प्रमोटर का हिस्सा है, और कैसे रिप्रेसर, भाई किसी प्रोटीन को रिप्रेसर क्यों बोल रहे हैं, है ना, रोक रहा है। तो ये सारा समझाए। ये वाला जो पॉइंट था, जो लिखा है कि स्मॉल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑलवेज देयर, ये रीजन है इस बात का, क्योंकि आपको पता है कि भाई अंदर इसको बाइंड करने के लिए लैक्टोज चाहिए, और अंदर आने के लिए लैक्टोज के लिए क्या चाहिए? परमिएस। और परमिएस तब तक नहीं बनेगा जब तक ये रिप्रेसर ना हटे। तो ये वही सवाल हो गया, पहले अंडा आई, मुर्गा आया, क्या मुर्गी आई, जो भी हो गया। पर आंसर ऐसे थोड़ी करते हैं हम, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, इसको आराम से देखो। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका रह गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। या तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप कल ले लो, ठीक है, तो फिर मैं माइक्रोब संडे को कराऊंगा। अगर आपको कल नहीं चाहिए, आज ही चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आज दे दूंगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मुश्किल लेक्चर नहीं है, आप आराम से 2x पर भी देख सकते हो। आसान टॉपिक है वो। उसमें सिर्फ एक टॉपिक है जो समझ में मुश्किल से आता है, वो है मेथोडोलॉजी, जहां पे यैक बैक ईएसटी लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मतलब दो टॉपिक है इसके जो बायोटेक से जुड़ते हैं, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपका अगर ये सब हो गया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह आपने पढ़ लिए हैं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं तब दे दूंगा आपको ये, क्योंकि उसके लिए वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, बायोटेक का वो पार्ट। क्लियर है? तो अगर आपको आज ही लेक्चर चाहिए होगा, क्योंकि आज आपको ये ज्यादा देर का नहीं है, 1.25 घंटे के आसपास का लेक्चर, आज ही चाहिए होगा तो मैसेज कर देना, मैं आज दे दूंगा, नहीं तो मैं कल प्रोवाइड करूंगा तो भी चल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए बाय।